नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही बेहतरीन मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि अग्निपथ वायु एयरफोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो रीजनिंग एंड जर्नल अवेयरनेस का है। ठीक है, रीजनिंग एंड जर्नल अवेयरनेस का, इसको शॉर्टकट में कहा जाता है रागा। ठीक है, जो एयरफोर्स में जिन बच्चों ने फॉर्म भरे होंगे अभी नन साइंस ग्रुप में, किसमें, नन साइंस में, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें रागा का एक क्वेश्चन होता है, सॉरी एक क्वेश्चन पेपर रागा का होता है और प्लस इंग्लिश का होता है। इंग्लिश का मैंने आपको सोल्यूशन दे ही दिया है, तो ये हो चुका है। रागा का ये मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हुआ हूँ। इसमें आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और इंग्लिश के आपको करने होते हैं 20 क्वेश्चन। टोटल आपको 50 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसके लिए टाइम अगर मैं बात करूं तो टाइम मिलता है 45 मिनट्स। ठीक है, काफी कम समय एक तरीके से मैं कह सकता हूं अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम लिया तो। हालांकि मैं यहाँ पे ट्रिक्स की भी बात करूंगा, ट्रिक्स से जो कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, और ऐसे टाइम मैनेजमेंट पे बात करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो, और कई सारे हम लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है आपको रागा। देखिए रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा है वो, तो जनरल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। ये जनरल अवेयरनेस एक तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रडार द्वारा किसी जहाज की स्थिति जानने हेतु निम्न में से किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। देखिए रडार क्या होता है? रडार होता है जैसे अगर आप किसी की स्थिति जानना चाहते हो जहाज की, ठीक है, आपने देखा होगा कि मूवीज वगैरह में एक स्क्रीन होती है, इसमें बीप करती रहती है और उस पर ऐसे ऐसे मतलब लाइंस बनी होती हैं इस तरीके से, और यहाँ पर एक बीप के जरिए दिखाता है उसमें कि जहाज कहाँ पर है हमारा। ठीक है, बहुत बच्चों ने देखी होगी, आप देखिएगा रडार। तो रडार क्या होता है? एक तरीके का जो एक वेव्स छोड़ता है जो जहाज से टकरा के वापस आती हैं, जिससे क्या होता है, पता चल जाता है कि जहाज कितनी दूरी पे है और कितनी स्पीड में है। तो जितने भी, अगर चूंकि देखिए ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, यहाँ पर रडार का यूज होता है एयरफोर्स में, इसीलिए इसने इस रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा है। ठीक है, तो अगर इसका बहुत ही इजी आंसर है, देखिए आप पूछ रहा है ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे, विद्युत तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, बहुत ही, देखिए इलेक्ट्रिक तरंगे अगर आप बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी के तहत जो फ्लो होती है, लेकिन अगर बात करें रडार का, तो रडार को मैच करता हुआ रेडियो तरंगे हैं। क्या है? रेडियो तरंगे हैं। तो इसका अगर आंसर आप चेक करेंगे तो आंसर भी आपका क्या है? बी सही है, रेडियो तरंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी था। अगर आप थोड़ा सा इसको कोरिलेट कर देंगे रडार को और रेडियो से थोड़ा सा भी अगर आप इसको मैच करेंगे, देखिए रेडियो और रडार मिल रहा है ना, तो जब भी आप बात करेंगे तो आंसर इसका क्या है? बी सही है। तो ये आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए बहुत इजी आंसर है यहाँ पर, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, 1 नंबर आराम से आपको यहाँ मिल गए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। पूछा जा रहा है कि औरंगजेब द्वारा सिखों के कौन से गुरु को मृत्यु दंड दिया गया था। देखिए बहुत थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन कह सकता हूँ, मॉडरेट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर 4 गुरुओं की बात की गई है। गुरु अर्जुन देव की बात की गई है, गुरु गोविंद सिंह की बात की गई है, गुरु तेग बहादुर की बात की गई है और गुरु नानक देव की बात की गई है। ठीक है, हालांकि बहुत लोग जानते हैं गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह की तो इसमें कोई भूमिका ही नहीं है। ठीक है, औरंगजेब की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि लोग अर्जुन देव पे भी कुछ लोगों ने टिक लगा दिया है, लेकिन अर्जुन देव का जहांगीर आई थिंक समथिंग अलग था। तो यहाँ बचते कौन है? सी बचता है, क्या? गुरु तेग बहादुर। तो आइए आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या होगा। देखिए आंसर सी है आपका, और गुरु तेग बहादुर ही सही होंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है योगक्षेमम वहाम्यम। ये एक संस्कृत का श्लोक है। ठीक है, किसी आई थिंक उपनिषद से लिया गया होगा। तो किस शासकीय नियंत्रित संस्था द्वारा आदर्श वाक्य है? ठीक है, संस्था का आदर्श वाक्य है पूछ रहा है। विच गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जब भी आपको अगर ना समझ में आए हिंदी में, तो आप थोड़ा सा, अगर आपको इंग्लिश आती है तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। पूछ रहा है कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गवर्नमेंट के अंडर में आती है एक तरीके से। ठीक है, हैज मोटो, मोटो जो है योगक्षेमम वहाम्यम। मोटो जानते हैं, जैसे होता है ना कि आपने कभी पढ़ा होगा तो एक मोटो दिया जाता है, उसमें से आप उसका जो आदर्श वाक्य टाइप कहते हैं, आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य है ना यहाँ पे, आदर्श वाक्य। तो आदर्श वाक्य उसका क्या था? ठीक है, जैसे सत्यमेव जयते हैं, आपने देखा ना पुलिस के जो पुलिस वाले जो मतलब लोग रहते हैं, उनके जो न्याय के लिए जो यूज होता है, क्या सत्यमेव जयते कहीं कहीं यूज होता है, वो भी क्या है? सत्यमेव जयते यूज होता है ना। तो सत्यमेव जयते भी क्या है? एक आदर्श वाक्य भी तो है, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? आदर्श वाक्य ही है। और यहाँ पर देखेंगे तो योगक्षेमम वहाम्यम किस में रहता है? जीवन बीमा निगम LIC में रहता है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसको इंग्लिश में, आप हिंदी में सकता ना इतने ज्यादा परिचित हो, लेकिन आप इंग्लिश में देखेंगे तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इससे भी ज्यादा अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आ जाएगा सीबीआई। बहुत लोगों ने सीबीआई का नाम सुना होगा। अब सीबीआई का आप हिंदी भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो सीबीआई कह रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई बहुत लोगों ने सुना होगा, ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिए, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। भारतीय स्टेट बैंक समूह यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप यानी एसबीआई, तो किसके लिए यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो मैं बता दूं आपको कि ये यूज किया जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए। इसका आंसर भी आप चेक करेंगे, देखिए आंसर क्या है, ए सही है, भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए। लेकिन जरूरी नहीं यही क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है आपको पूछ ले कि भारतीय वायुसेना का जो है, इंडियन एयरफोर्स का, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ इंडियन एयरफोर्स, मान लीजिए इंडियन एयरफोर्स का क्या है आदर्श वाक्य, इंडियन एयरफोर्स का, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के लोगो जब आपने देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें आता है नभा स्पृशम दीप्तम, ठीक है, इस तरीके का वहां लिखा हुआ मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको केवल ये एलआईसी से है तो एलआईसी से पूछ ले, लेकिन जब भी इस तरीके के आप क्वेश्चन पढ़िए तो एटलीस्ट एयरफोर्स का या आर्मी का तो आपको पता होना चाहिए कि उसका आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, मजा आ रहा है ना यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तो पूरा रटा रटाया क्वेश्चन ही है कि भाई किसको जो है हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, किसको कहा जाता है हजारों झीलों की भूमि, ठीक है। स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, स्वीडन को कहा जाता है, कनाडा को कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। देखिए कनाडा, स्विट्जरलैंड और स्वीडन, ये तो तीनों अगर आप वैसे भी थोड़ा जियोग्राफी से होंगे तो इतने झील यहाँ नहीं मिलेंगे जितने आपको फिनलैंड में मिलेंगे। तो फिनलैंड आपका आंसर सही होगा, आंसर भी आपका देखिए डी सही है। तो फिनलैंड आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, इसमें कुछ नहीं है। आपने अगर थोड़ा सा अपना आईक्यू भी लगाया ना तो आप फिनलैंड ही क्लिक करके आएंगे, ठीक है, या टिक करके आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में मृत्यु दंड से क्षमादान का अधिकार निम्न में से किसके पास है, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन वेस्टेड द एक्सक्लूसिव पावर टू ग्रांट पर्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। पर्डन का मतलब होता है माफी, यानी कौन दे सकता है। डेथ सेंटेंस मतलब होता है कि अगर मृत्यु दंड किसी को मिला हुआ है तो उसको माफी कौन दे सकता है। यानी मान लीजिए किसी का केस चल रहा है और उसको क्या मिल गया, उसको फांसी की सजा मिल गई, अब उसको कौन माफ कर सकता है, ये बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको देखिए, आप ये भारत का प्रधानमंत्री भी आपके दिमाग में आएगा, राष्ट्रपति भी आएगा और न्यायाधीश भी आएगा। सॉलिसिटर जनरल चलिए आप यहाँ पर नहीं मानेंगे क्योंकि भाई ये तीनों यहाँ से बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, ठीक है। अब बात हो रही है कि आपके राष्ट्रपति भी दिमाग में आएगा, आपको प्रधानमंत्री भी दिमाग में आएगा, न्यायाधीश भी आएगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा फंसाने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक होता है कौन होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो सबसे ज्यादा पावर भी इसी के पास ही रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है। मतलब मृत्यु दंड का अगर क्षमादान करता है तो कौन करेगा, राष्ट्रपति ही कर सकता है। और ये क्वेश्चन सही भी है, तो अगर आप देखेगा तो आंसर ए सही है इसका। कौन होगा, भारत का राष्ट्रपति, यानी भारत का सर्वोच्च जो नागरिक होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में एक फैक्ट और भी देखिएगा, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख यानी ट्राई सर्विसेज का, अगर ट्राई सर्विसेज की बात करूं, तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, आर्मी, ठीक है, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है, इनका जो प्रमुख होगा, प्रमुख तो इसमें आर्मी चीफ होंगे, इसमें नेवी चीफ होंगे, इसमें क्या होगा, एयरफोर्स का चीफ होगा, लेकिन इनके ऊपर भी कौन होता है, इनके ऊपर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बहुत लोगों ने इसमें मैंने देखा है कुछ एग्जाम्स में आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्लिक करके लोग आते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा तीनों सेना का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो जो इसका है कि क्षमादान का अधिकार किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में है। बहुत बच्चे इसमें मार के आ जाते हैं प्रधान न्यायाधीश को, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मार के आ जाते हैं इसको, ठीक है, ये गलत होता है, ठीक है। क्या सही होगा आपका, भारत का राष्ट्रपति सही होगा। अब आ जाए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछ रहा है गरबा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, फोक डांस। आपने लोक नृत्य पढ़े होंगे, लोक नृत्य में बहुत सारे लोक नृत्य आपको मिल भी जाते हैं। तो गरबा आपने देखा होगा फेमस होता है नवरात्र के समय में जो है, आपने अगर मेरे ख्याल से बहुत लोग वो जो मूवी सीरियल्स में देखते हैं उनसे भी अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान में दिया होगा तो आपको ये क्लिक हो जाएगा दिमाग में कि ये बिहार का जो है क्या है, नृत्य है, ठीक है। तो देखिए आंसर भी सही होगा, बिल्कुल ठीक है। तो 6 क्वेश्चन तो बहुत इजी हमने देखे हैं, और थोड़ा सा जो फंसाने वाले क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया आपको कहाँ कहाँ आप थोड़ा फंस सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि भी अमेरिका के किस विशेष कार्य बल द्वारा आतंकी ओसामा बिन लादेन को खोजा व मारा गया था। देखिए जो आतंकी ओसामा बिन लादेन था उसकी जो डेथ हुई थी, जो उसको मारा गया था, वो किसके द्वारा मारा गया था, यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो 9/11 की घटना हुई थी, 9/11 कब कहते हैं, सितंबर 11 को जो आपकी घटना हुई थी 2001 में, ठीक है, जिसमें एक टावर में जो है मतलब काफ़ी लोग अमेरिका में काफ़ी लोग मारे गए थे ना जिसमें, तो उसका जो मास्टरमाइंड था, यानी जो उसने प्लान बनाया था, जिस बंदे ने इसको पूरा मास्टरमाइंड, जिस बंदे ने प्लान बना करके ये सब किया था, उसका वो आतंकवादी था ओसामा बिन लादेन। ठीक है, ओसामा बिन लादेन, जो कि 2011 में इसको क्या किया गया था, 2011 में इसको एबटाबाद में, ठीक है, एबटाबाद में जो है मारा गया था अमेरिका के द्वारा ही, एबटाबाद पाकिस्तान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें इसके फैक्ट में बता दे रहा हूँ, आपको हो सकता है इसमें थोड़ी हेल्प मिल जाए, क्योंकि मान लीजिए ये क्वेश्चन ना बन के आए, दूसरा कोई क्वेश्चन बन जाए कि भाई 9/11 की घटना में कौन शामिल था, ठीक है, या वो घटना कब हुई है। तो इस तरीके से एबटाबाद में पाकिस्तान में इसको मारा गया था, किसके द्वारा, यूएस द्वारा, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए द्वारा इसको मारा गया था। अब हुआ क्या था कि भाई साहब, इसको मारा किसने था, इसको तो मरीन्स ने मारा था, हॉक्स ने मारा था। देखिए ये सबके अलग अलग जो आपके कमांडोज हैं उनके बारे में बात की है। इसको नेवी सील्स ने मारा था। आंसर चेक करना चाहें तो यहाँ चेक करते हैं, आंसर सी सही है। नेवी सील्स का जो मतलब यहाँ दिख रहे हैं ना, CSEAL पूरा ऐसे कैपिटल्स में होता है, ऐसे एस का मतलब होता है सी, ठीक है, और इसका एयर और इसका लैंड, यानी कि आपका सी में और किसमें, एयर में और जमीन पे, यानी तीनों जगहों पर ये क्या करती है, नेवी सील जो कमांडो थे वो कोलैबोरेशन, मतलब उसको इकट्ठा करके कहीं भी प्री टारगेट हो उसको क्या करते हैं, वो डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो वहां जो इनके नेवी सील्स के कमांडोज थे उन्होंने क्या किया था, एबटाबाद पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारा था। ठीक है, इंटेलिजेंस ने पता किया कि कहाँ पर है, तो पता चला वो पाकिस्तान में है और उसको वहीं पर ढेर कर दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, नेवी सील्स ने इसको मारा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि यदि, अब देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा सा क्या आ गए, रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ आ गए, कुछ आपके नॉर्मल आपके अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, यदि पूछ रहा है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और a+b√3 है, तो ab का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन को अब हम बहुत ही इजिली करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है भाई, 5 + 2√3 है, चलो नीचे क्या दिया हुआ है, 7 + 4√3 है। आपको पता होगा जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, जो नीचे का आपका कंटेंट है, ठीक है, कौन सा कंटेंट है, ये 7 + 4√3 है, इसके हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट युग्म से, यानी जो आपका इसका जो युग्म होगा एक तरीके से 7 - 4√3, और इसमें क्या करेंगे 7 - 4√3 से जो है हम इसमें एक गुणा भी कर देते हैं और भाग भी कर देते हैं, इनको कट करेंगे तो फिर से एक आ जाएगा। यानी अगर कहने का मतलब है, ऐसा एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि मतलब लिखा है 2/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4/4 लिख सकते हैं ना, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, तो कुछ चेंज नहीं हुआ, बाद में इसको फिर लिख सकते हैं 2/2। ठीक है, या सॉरी इसको आप 1/1 भी लिख सकते हैं ना, या आप मान लीजिए लिखा है 3/2 लिखा हुआ है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 6/4 हो जाएगा, फिर से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो वही मैंने सेम क्या हुआ, लेकिन ये आइटम मिला कहाँ से हमें, जो हमने गुणा भाग करने का हमें ट्रिक कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी हमें किससे, 7 + 4√3 है, तो उसको हम 7 - 4√3 कर देंगे। होता क्या है कि जैसे यहाँ पर ये इसको a मान लेते हैं, पूरा इसको b मान लेते हैं, तो a + b और a - b का क्या हो जाता है, ये एक युग्म बन जाता है। ठीक है, जोड़ा, तो इससे क्या बन जाता है, हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है a² - b², जिससे √3 नीचे का हट जाता है। तो हम यहाँ करेंगे क्या, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड वाला, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करिए इस वाले को, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 35 आ जाएगा। ठीक है, -20√3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 चौक 20 होगा ना, 20√3 प्लस में करेंगे यहाँ पर भाई साहब, इसको गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14, यानी 14√3 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है कितना होता है, माइनस ही होता है। 4 दूनी 8 और √3 बाहर निकल आएगा, √3 तो 8 3 24, यहाँ 24 आ गया। चलिए अब यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है भाई साहब, नीचे आ रहा है क्या, 7 + 4√3 और 7 - 4√3, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल एकदम। सॉरी यहाँ पर माइनस रहेगा, इरेजर ले लेते हैं हम, इरेजर ले करके इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। फिर से हम लेते हैं अपना पेन ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने पेन ले लिया और हमने इसको लिखा -4√3 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपको कोई परेशानी हुई हो तो बताइएगा,
ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 35 और यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी क्या है माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यानी घटेगा। 35 में से 24 को आप माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपको, 6 यहाँ बच गया और 6 11 यानी 11, ठीक है। और इसका मार्क किसका आएगा, जो बड़ा रहेगा, 35 बड़ा है तो यहाँ प्लस ही रहेगा। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 20 में से 14 को आपको घटाना है तो 6 बचेगा, कितना बचेगा 6। तो 6 जब आपका बच रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर 20 बड़ा है तो इसका माइनस वाला ही मार्क लिया जाएगा, जो बड़ा रहता है उसी का मार्क्स हम लेते हैं, मतलब उसका साइन हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 6√3। चलिए वेरी गुड। यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 माइनस 4 का स्क्वायर कितना, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, थोड़ा गलती हो जाती है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 का √3 का स्क्वायर 3 बाहर आ जाएगा तो 16 3 48, ठीक है। यानी अगर मैं देखूं तो मेरा बन रहा है इक्वेशन कितना बन रहा है 11 माइनस 6√3 अपॉन 1। तो 1 नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम क्या लिख सकते हैं इसको 11 माइनस 6√3, ये हमारा सॉल्व होकर के आखिरी में आया हुआ है। और ये कह रहा है ये किसके बराबर है, a प्लस b√3 के है, सॉरी यहाँ पर a प्लस b√3 के है। तो देखिए यहाँ पर इसकी कुछ समरूपता दिख रही है ना, तो a की जगह हम किसको ले सकते हैं 11 को, और b की जगह किसको ले सकते हैं -6 को, ठीक है। कैसे, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 11 प्लस लिख सकता हूँ, इसको -6 कर सकता हूँ और इसको √3 कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ 11 किसकी जगह पे आ गया, a की जगह पे आ गया, और -6 किसकी जगह पे आ गया, b की जगह पे आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, a बराबर होगा 11, a बराबर होगा आपका 11 और b बराबर कितना होगा आपका -6 होगा। तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है भाई बच्चों, समझ में आ रहा है ना, एकदम बहुत ही मतलब हलवा सवाल है एक तरीके से देखा जाए तो। आप मैच करा लीजिए कौन सा सवाल बन रहा है, यहाँ -11 है, नहीं होगा 11 आएगा, देखिए 11 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ रहा है -6 आ रहा है, तो इसका आंसर चेक करिए क्या है, आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है आपका कि दो स्टेशनों x और y के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी x से y तक की दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापसी की यात्रा 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही अच्छी तरीके से लगाएंगे। इसकी दो तरीके हैं, एक ट्रिक है, अगर आपकी जो डिस्टेंस है सेम है, डिस्टेंस क्या है यानी डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी अगर क्या है इक्वल है यानी सेम है, तो आपका एक फॉर्मूला होता है 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2, ठीक है। ये होता है यानी s1 क्या है स्पीड है, जाने की स्पीड। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें दिया क्या क्या गया है, x और y दिया गया है। चलो ये स्टेशन है दोनों, यहाँ से एक ट्रेन गई यहाँ पर, ये कह रहा है भैया ये गई, ये दूरी कितनी है हमारी, ये दूरी मान लेते, ये दूरी हमें दी गई 778, ठीक है। तो ये जो ट्रेन थी वो जब जा रही है तो किस स्पीड से जा रही है भाई साहब, 84 किलोमीटर प्रति घंटा से, किलोमीटर पर आवर से जा रही है। और फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ये लौट रही है यहाँ से, चलो यहाँ से लौट रही है, तो लौटने की इसकी स्पीड क्या है भाई साहब, लौटने की 56 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी लौट रही है धीरे धीरे, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। चलो इतना समझ में आ गया। कह रहा है पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, अब औसत चाल का आपको सूत्र पता होना चाहिए यानी कि फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो औसत चाल बराबर, सॉरी यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, पहले चाल का आप याद रखिए, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है बच्चों, ठीक है। या मैं ये लिख दूं डिस्टेंस, जो भी होगा दूरी बटे समय लिख सकते हैं। अगर इसी में आपका औसत चाल पूछ ले, क्या पूछ ले औसत चाल, कुछ नहीं करना है इसको, औसत चाल आपको पूछ लेता है तो आपको बोलता है कुल दूरी, आप कुल लगा दीजिए, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, समझ में आ रहा है। तो यानी क्या करेंगे हम, टोटल डिस्टेंस यानी अगर एवरेज आपको स्पीड पूछता है, एवरेज स्पीड पूछता है आपका, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें आपको मिल जाए, बस आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा है कि अगर आपको दोनों चाल पता हो, कितनी 76, अगर आपको S1 की बात करूं तो कितनी है
84 है, और H2 की बात करूँ तो कितना है आपका 56 है। तो इस फॉर्मूले पे उठा के रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, फॉर्मूला उठा के रखिए इसी पे, तो इस फॉर्मूले पे रखेंगे जब आप, तो क्या आएगा 2 इंटू 50 सॉरी यहाँ पर S1 की यहाँ पे क्या रखेंगे 84 रखते हैं, इसको 56 रखते हैं, अपॉन रख देते हैं कितना 84 प्लस 56, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 84 इंटू 56 अपॉन, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे 8 5 13 और 1 14, 140 आ गया, ये आपका कट जाएगा, सॉरी 14 से कट जाएगा ना, ये 10 आ जाएगा, और 14 14 चौको 56 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा इसको, सॉरी यहाँ पर मेरे ख्याल से अब इसको लिखेंगे कितना, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 4 दूनी 8, 8 इंटू 84 कर लीजिए अपॉन 10 कर लीजिए, 10 से नहीं दे रहा हूँ क्योंकि भी यहाँ पर भी पॉइंट 1 लगा देंगे जितना भी आएगा हमारा, ठीक है। चलिए तो 8 चौक 32 के 2 हाथ लगी 3, ठीक है, और 8 अठाई 64, 64 3 67 बटे 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 67.2, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आंसर चेक करना चाहेंगे, चलो चेक कर लेते हैं। आंसर ए सही है 67.2, ये आपका आंसर सही है। लेकिन इसको दूसरी तरीके से कैसे लगाएंगे ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपने को ये फार्मूला नहीं पता है, हमें ये फार्मूला आपको नहीं पता है, तो अब फार्मूला नहीं पता है तो कैसे लगाएंगे इसको, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए रिजल्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसको भी थोड़ा सा ये आपको टोटल डिस्टेंस ना, ये फॉर्मूला आपको पता चल गया ना, कुल दूरी बटे कुल समय वाला। चलिए इसको मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ, ये मैं इरेज कर दिया मैंने। दूसरी तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको बच्चों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं, और जो ट्रिक्स पे सीधे जाते हैं ना, उनको ये होता है कि भी उन्होंने पहले ट्रिक्स याद रखी है और उन्होंने बेस नहीं याद रखा कि ये ट्रिक्स आई कहाँ से। ट्रिक्स भी फॉर्मूले से ही आती है, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है कि आपने उनको ट्रिक्स को तो याद रख लिया, लेकिन आपने ये याद नहीं रखा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए बात करने जा रहा हूँ। देखिए मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर मुझे ये पता हो कि चाल बराबर, सॉरी ये फॉर्मूला मुझे पता है केवल एवरेज स्पीड डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये है कि भाई ये पूछ रहा है आपको, अगर मैं निकालता हूँ इसमें एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड मुझे निकालनी हो, मुझे दिया गया है क्या, पहले के लिए दिया गया है S1 कितना दिया गया है, स्पीड कितनी दी गई मुझे 84 दी गई है, और इसका टाइम मुझे पता नहीं है कितना टाइम ले रही है, लेकिन इसकी डिस्टेंस मुझे पता है, डी बराबर कितना है 778 है। दूसरे के लिए हमें H2 पता है, ठीक है, और इसका हमें T1 नहीं पता है, ठीक है, टाइम कितना ले रहा है। दूसरे की हमें स्पीड पता है कितनी 56 पता है, और हमें इसकी डिस्टेंस पता है 778, ठीक है, और इसका हमें T नहीं पता है। चलो भाई T को क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। कह रहा है भाई साहब क्या एवरेज स्पीड अगर निकालें तो टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, यानी दोनों की डिस्टेंस D1 प्लस D2 यानी आने जाने का समय, और प्लस T1 प्लस T2, ठीक है, यानी दोनों का समय जो था, डिस्टेंस ये और डिस्टेंस ये, तो डिस्टेंस आपको पता ही ना 778 ही है। कितनी डिस्टेंस आपको, डिस्टेंस तो 778 जाने की भी है और 778 क्या है आने की भी डिस्टेंस वही है। अब हम क्या कह रहे हैं T1 और T2 कह रहा है, तो T1 क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, T1 आपको निकालना है टाइम 1, इसका जाने का टाइम कितना लगा। तो हमें एक पता है ना फॉर्मूला भाई, स्पीड बराबर क्या दूरी बराबर, सॉरी आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, सॉरी चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय ही होता है, यानी स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं समय T1 की बात, अगर T1 निकालना भी है आपको तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, T1 बराबर हो जाएगा 778 अपॉन 84 हो जाएगा ना, ये तो होगा। और अगर T2 की बात करूं तो 778 अपॉन 56 हो जाएगा, ये तो निकलेगा। तो हमने क्या किया कि इसको टर्म्स में यस और उसमें आपको जो डिस्टेंस और उसका चाल के ही उसमें चेंज कर लिया, हमने टाइम को जो है किस में चेंज कर लिया, डिस्टेंस और दूरी और चाल में चेंज कर लिया। तो यानी अब T1 की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, और T2 की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे T1 प्लस T2 लगाना है हमें, ये वाला औसत चाल वाला ना T1 प्लस T2, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 778 अपॉन 84, ठीक है, प्लस 778 अपॉन 56। इसमें कॉमन ले लीजिए फटाफट। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं
2 गुणे 778। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत होगी। और यहाँ 778 कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा 1/84 प्लस 1/56। चलिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, इनको ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 2 इंटू, ये वाला ये मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ध्यान रखिएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1 अपॉन यहाँ लिखेंगे तो आपका आएगा कितना, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा यानी 56 प्लस 84 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा कितना 56 इंटू 84। देखिए फिर से वही कॉम्बिनेशन बन गया, ये ऊपर जाएगा तो 2 गुणे 56 गुणे 84 आ गया और नीचे कितना आ गया 56 प्लस 84 आ गया। तो यही था कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इतना कन्वर्ट करने के बाद में ये चीज़ें लगा रहे हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला ये आपको पता है तो आप सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला का डेरिवेशन जो हुआ वो अभी नहीं बता सकते कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से कैसे आया, ठीक है, वो तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें आंसर मिल गया। फिलहाल के लिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप ये याद रखिए। मान लीजिए क्वेश्चन नहीं याद रख सकते हैं तो जो तरीका मैंने आपको यहाँ बताया है ये एकदम बेस्ट तरीका है। आप इस पर कुछ भी दिया हो आप इससे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि डिस्टेंस सेम हो तो आप ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ो बच्चों। कह रहा है 50 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण गलती से 23 लिया गया है। प्रेक्षण का सही माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य का जब भी फॉर्मूला आता है, ठीक है, आपका जब भी आपका माध्य का फॉर्मूला आता है तो आप क्या आता है कुल प्रेक्षण। कुल प्रेक्षण का मतलब क्या होता है कुल ऑब्जर्वेशन जो भी है, कुल प्रेक्षण प्रेक्षण का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, यही तो होता है ना भैया माध्य का फॉर्मूला। देखिए हमेशा याद रखिएगा इसमें कोई ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए आपको। फॉर्मूला नहीं याद है तब आप मार खा जाएंगे, ठीक है। यहाँ पूरा 50 प्रेक्षण है आपके, यानी मान लीजिए कि आपके x1 x2 x3 करके कितने हैं टोटल डॉट डॉट करके यहाँ पे x 50 तक है, ठीक है, और इनकी संख्या 50 है तो नीचे 50 ही आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि इनका जो माध्य निकल करके आता है, ठीक है, यानी जो इनका माध्य निकल करके आया है, पर यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है, ये मैं इसको फिर से इरेज करके ठीक कर देता हूँ, ये वाला ना। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है भाई साहब कि कह लिया हमने, चलिए यहाँ पर हमको 50 लिख दिया। इनका जो प्रेक्षणों का कुल माध्य कितना आया है 36 आया है, यहाँ पे मैं 36 चलो लिख देता हूँ, ठीक है 36, ठीक है। यानी हमें अगर बात करें तो टोटल योग अगर होगा कुल प्रेक्षणों का, यानी x1 x2 x3, ठीक है, और डॉट 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 करके हम x 50 तक का अगर योग की बात करें तो कितना आ जाएगा हमारा 50 इंटू 36। यानी अगर इसकी बात करें तो इसको हम इसमें मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमारे ख्याल से में कितना 5 6 30, यानी एक जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा इसके वाले का, और 5 6 30 जीरो, 5 2 15 और 3 18, ठीक है, ये 1800। यानी टोटल योग कितना आ रहा है प्रेक्षणों का 1800 आ रहा है। आगे क्या कह रहा है बाद में पता हमें चलता है क्या कि 48 को जो है गलती से 23 लिया गया है। अब आप ऐसे मान के चलिए कि भैया 48 लेना था उसको 23 ले लिया गया, यानी कि आपको मान लीजिए, ये आपको समझ में नहीं आया, मान लीजिए आपको 48 रुपए मिलने चाहिए थे और आपको 23 रुपए मिले, यानी 48 यहाँ पर 23 ले लिया गया। कितना डिफरेंस है 48 और 23 में, ये निकाल लेते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है आपको। आपका अगर मान लीजिए यहाँ पर 48 और 23 में डिफरेंस निकालेंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, 8 में से 3 गई 5 और 4 में से 2 गई 2, 25 का डिफरेंस है। यानी अगर केवल ये माना जाए कि भैया हमें आपको देने चाहिए थे 48 रुपए, आपको दिए गए हमने कितने 23 रुपए, यानी यहाँ कोई भी ऐसी संख्या रही होगी जिसको हमने 23 लिया है जबकि होनी चाहिए थी वो 48, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप क्या कहेंगे भैया मुझे 23 रुपए तो मिल ही चुके, मुझे 25 रुपए और दे दो। तो जब यहाँ आप 25 रुपए और जोड़ेंगे इस वाले अपने एड में तो इसमें क्या हो जाएगा 1825 नहीं हो जाएगा, वो 18 प्लस कितना हो जाएगा 25। एकदम बेसिक से बहुत ईजी सवाल है। यानी मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 करके यहाँ करिए डॉट डॉट करके, यहाँ पर आप 48 ले लीजिए, अब 23 को हटा दीजिए और प्लस x50 कर दीजिए, चलिए ठीक है। यहाँ पर जो संख्या थी हमने 48 ले लिया। अब आप जोड़ेंगे तो 18 में क्या हो जाएगा 1800 से यहाँ पर 25 बढ़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा 1825 होगी नहीं होगा बच्चों, कितना हो जाएगा। आप पूछ रहा भाई साहब कि प्रेक्षण का सही माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य का क्या ज्ञात करना था, संख्या तो उतनी ही रहेगी, संख्या तो ज्यादा हो नहीं जाएगी, संख्या तो आपकी 50 की 50 ही रहेगी।
अब बात आती है जिसका जो योग था वो 1825 हो गया, पहले कितना था 1800 था, लेकिन योग होना चाहिए था 1825। तो वही फिर फॉर्मूला लगा दिया, कुल प्रेक्षणों का योग कितना निकल के आ गया, अब 1800 निकल के आ गया है और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 50 है। ठीक है, आपको अगर इसको बहुत ही सॉरी इसको यहाँ पर 1825 लिखता हूँ, ठीक है 1825 आ गया और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 50। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन मिले मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, क्यों कर देता हूँ, इसको 100 बना लेता हूँ। ठीक है, और इसको कर लेता हूँ कितना 18 दूना 36, 3600 25 दूना 50 यानी 3650 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, इसको डबल करेंगे तुरंत जो डबल आता है ना, 18 दूना 36 हो गया और ये 25 दूना 50 है, 3650 हो गया। इसको 100 क्यों कर लिया, क्योंकि ये दो जो आपके है ना इसके यहाँ पे मैं दशमलव लगा दूँ तो यानी आपको 36.5 मिल जाएगा। अगर आप ऐसे भी सॉल्व करना चाहें कि भी 5 से इसको काटना चाहें, ठीक है, तो 5 दाम 50 होगा, फिर इसको काट करके भी आप इतना ही आएगा। ठीक है, जो सॉल्व करेंगे आपका आंसर इतना ही आने वाला है, 36.5 इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अगर इसको आप देखेंगे तो आंसर इसमें क्या होगा, डी सही है। देखिए यहाँ पे डी बता रहा है ना, डी सही है 36.5। और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन अब क्या ही आ सकता है भाई एयरफोर्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो बात करें तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 संख्याओं का जो योग है वो 136 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। मैं ये गारंटी लेता हूँ इसमें से कोई भी सवाल अगर आ गया तो आपका ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं इसके 3 मेथड बताऊंगा, 3 मेथड। ठीक है, 3 मेथड, 3 तरीके आपको बताऊंगा इस सवाल को लगाने के, जो आप मतलब एज्यूम करेंगे कि नहीं भैया ये सवाल मेरा आप छूटेगा ही नहीं। तीनों मेथड में आपको बता दूंगा, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, सेल चल रही है यहाँ पर, आप जो पसंद हो वही उठा लीजिए उसमें से। ठीक है, तो पहला जो भी जब भी आप मैथ के सवाल सॉल्व करिए आप आंसर को मतलब क्वेश्चन को जो है लाइन टू लाइन पढ़िए और उनके अकॉर्डिंग चलिए। 3 संख्या पूछ रहा है तो भाई मैथ आपको एज्यूम करने की देता है कि माना कि, यानी कुछ भी मान सकते हैं आप मैथ में। तो आप मान लीजिए तीनों संख्याएं क्या है, ए है, बी है और सी है। 3 संख्याओं का योग कितना आ गया भाई साहब 136। समझ में आ गया इतना। कह रहा है पहली दूसरी संख्याओं का अनुपात, यानी पहली संख्या ए है दूसरी बी है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं ना, ए अपॉन बी इक्वल्स 2/3। जैसे अगर ए अनुपाते बी कह कितना है 2:3 है, उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल्स 2/3 लिख सकते हैं ना, कोई इसमें गलत तो नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा क्या पूछ रहा है भाई साहब कि दूसरा ये कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है, यानी बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है 5:3 है। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कितना, बी अपॉन सी इक्वल्स 5:3। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ पर। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से ना, बी अपॉन सी इक्वल्स 5/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात करनी है कौन सी दूसरी संख्या, यानी बी का हमें वैल्यू निकालनी है। चलिए ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, पहला समीकरण एक तरीके से, ये तो दिया ही गया है इसमें। अब हमें ये पता है कि अगर हम सी को और ए को बी के फॉर्मेट में चेंज कर दें तो हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको हम गुणा कराएंगे, ऐसे गुणा होता है ना, आप पता होगा। तो बी कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो यानी अगर हम यहाँ से बोले ए बराबर कितना हो सकता है 2/3 बी हो सकता है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। चलो भाई साहब, ए की वैल्यू हमने किसके फॉर्म में निकाल ली, बी के फॉर्म में निकाल ली। इससे आते हैं, इससे भी गुणा कराते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू सी की वैल्यू निकालनी है ना हमको, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 3b इक्वल्स 5c आ जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5c इक्वल्स 3b, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5, क्या आ जाएगी 3/5 बी। यहाँ पर ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, चलिए बहुत ही इजी तरीके से हम इसको लगाएंगे। अब यह क्या कह रहा है कि भाई ये पहले वाले में जो फर्स्ट में क्या करिए आप सेकंड और थर्ड की वैल्यू जो है पुट कर दीजिए। नहीं आप क्या करिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया 136 दिया गया है। अब आप इसमें क्या करेंगे कि भाई जो a है और जो c है उसकी वैल्यू पुट करिए। a कितना है 2/3b है और प्लस b तो रहेगा ही रहेगा। c कितना है 3/5 b है, इसकी वैल्यू कितनी है 136 है। चलिए इसको अगर हम ऐसा कर दें, b कॉमन है तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ 1/1 लिख सकता हूँ मैं इसको, यहाँ 3/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए 136 हो गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करिए फटाफट, तो b की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, सॉरी b इंटू में रहेगा यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा 5×3 = 15
3 बचे 15 तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस 1 15 यहाँ आ जाएगा सीधे सीधे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 5 3 15 3 3 का 9 बराबर 136। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा b की वैल्यू यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा अपॉन 15 और 136। ठीक है। चलिए अगर आपको यहाँ से इसका सवाल को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए तो b की जो वैल्यू है b इंटू कितना हो गया 34/15 बराबर 136। अगर इसको करेंगे v की वैल्यू तो किसमें ऐसे गुणा होगा ना यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 136 गुणे 15/34। यहाँ पर अगर आप गुणा इनको काट मतलब वो करेंगे तो आप देखेंगे 34 से सीधे सीधे कट जा रहा है ये 4 से, 3 चौक 12 तो आप 4 चौक 16, एक तरीके से आप 136 जो है ना 34 से कट जा रहा है, नहीं भी आता 2 2 करके काटिए आराम से कट जाएगा। तो यानी आ गया 4 गुणे 15, ये कितना आ गया 15 चौको 60, तो 60 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। आंसर चेक कर सकते हैं यहाँ से, देखिए आंसर क्या होगा आपका सी होगा। सी क्या है आपका 60 है, बिल्कुल सही राइट आंसर आया है ना। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसको आपको दूसरे मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सेकंड मेथड बताता हूँ, क्या सेकंड मेथड। ठीक है, होता क्या सेकंड मेथड में, भैया a प्लस बी प्लस सी बराबर 136 तो दिया ही दिया है। ठीक है, कह रहा है a अनुपात b बराबर कितना दिया है 2:3 दिया है, और b अनुपात c बराबर दिया है कितना 5:3। अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें कितना a अनुपात b अनुपात c मिल जाए हमें कितना होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको तीनों को अनुपात बराबर करने के लिए हमें जो b का अनुपात है यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये वाला जो b का अनुपात है वो बराबर करना पड़ता है। यानी ये जो 3 है और ये जो 5 है ये बराबर अगर हो जाए किसी तरीके से, तो हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को आपस में एक तरीके से हम बराबर समीकरण आपका मान लेता हूँ मैं 2 मान लेता हूँ, ये 3 मान लेता हूँ। चलो ये तो एक है ही पहले ही मास्टर जो हमारा समीकरण है, इसमें क्या है 3 और 5 यानी b का अनुपात दोनों में अगर सेम होता है तब हम a अनुपात b अनुपात c लिख सकते हैं। करना क्या है, इसमें आप 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें आप 3 से गुणा कर दीजिए, तो 5 से गुणा होगा तो दोनों में होगा। ठीक है, इसमें किससे गुणा कर दीजिए 5 से, और इसमें किससे कर दीजिए 3 से। ठीक है, तो क्या होगा जब आप गुणा करेंगे तो a अनुपात b कितना आ जाएगा आपका, जैसे सीधी सी बात है यहाँ पर अगर मैं इस तरीके ऐसे लिख दूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको बच्चों तो ऐसे लिख सकते हैं ना a/b इक्वल्स कितना आ रहा है 2/3। तो अगर मैं 5 से गुणा 5 से भाग कर दूं तो अनुपात में कोई अंतर तो थोड़ी आएगा, ये कितना हो जाएगा सीधे आपका 10:15। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको a अनुपात b बराबर कितना आ जाएगा 10:15, यही तो होगा 5 से गुणा कर रहा हूं तो मैं, और इसमें क्या कर दे रहा हूं मैं 3 से गुणा कर दे रहा हूं, यानी कितना है b अनुपात c बराबर कितना था आपका 5:3 है। मैं इसमें क्या कर दे रहा हूं, इसमें मैं आपको गुणा कर दे रहा हूं किससे 3 से, चलिए 3 से यहाँ 3 से यहाँ, तो कितना हो जाएगा 15:9। तो कितना हो गया यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, अगर मैं b अनुपात c की बात करूं तो हो जाएगा 15:9, यानी ये देखिए यहाँ बराबर हो गया। ठीक है, ट्रिक है ये। ठीक है, अब क्या हो जाएगा सीधे सीधे आप लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c जो है वो कितना होगा आपका, यहाँ पर इससे आप जाएंगे और इसमें चले जाएंगे, तो आपको होगा 10:15:9। अब सीधे सीधे वैल्यू मान लीजिए, अगर वैल्यू मान लें तो इसको मान लेते हैं 10x, इसको मान लेते हैं b की वैल्यू मान लेते हैं x मान लेते हैं कि x से मल्टीप्लाई करके जो एक अनुपात में जो नंबर आता है ना इस तरीके से मानते हैं ना, और इसको मान लेते हैं कितना 15x, इसको मान लेते हैं 9x बराबर कितना हो जाएगा ये 136 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, x बराबर 136, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4 आ जाएगी, ये 34 नीचे आएगा और 4 आ जाएगी। तो अगर b की वैल्यू पूछेगा तो कितना है 15x है, तो b की वैल्यू आप रखिए तो 15 × 4 इक्वल्स कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ये आपका आंसर। चलिए इतना भी नहीं लगाना चाहते हैं, जो बच्चे इतना भी नहीं लगाना चाहते उनके लिए एक और ट्रिक ले आता हूँ मैं। ठीक है, चलिए वो भी लगा देते हैं। अब आपका थर्ड मेथड आ गया, ठीक है। तीसरा मेथड क्या कहता है भाई साहब का कि a अनुपात b अनुपात c आपको निकालना है। हम क्या करेंगे भाई साहब इनमें, चलिए ठीक है, यहाँ पर हमने a अनुपात b कितना दिया गया, हमें 2:3 दिया गया, 2:3 दिया गया है। ठीक है, और b अनुपात c कितना दिया गया, इसका कितना दिया गया है, इसका हमें दिया गया 5:3। चलिए एक बॉक्स बनाइए फटाफट, ये देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ये बॉक्स बन गया। अब यहाँ पर ये और ये पोजीशन खाली है, तो इसमें जो 3 था इसको 3 यहाँ लिख दीजिए, और ये जो आपका 5 था यहाँ बगल में ना, यहाँ इसको 5 लिख दीजिए, और इन दोनों को आपस में क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करके नीचे ही लिखना है। ठीक है, चलिए नीचे लिखिए फटाफट, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 5 3 15 आएगा,
5 दूनी 10 आएगा। तो 10, 15, 9, कुछ इसमें कटने पिटने वाला जैसा है नहीं। अब आपका जो तीनों का अनुपात है A अनुपाते B अनुपाते C, अगर आपका A अनुपाते B अनुपाते C बराबर आ गया 10 अनुपाते 15 अनुपाते 9, फटाफट इनको जोड़िए, कितना आएगा 34 आएगा। यानी 34x बराबर आपका कितना हो जाएगा 136। सीधे सीधे वही क्वेश्चन जो आपका तीनों का अनुपात निकल गया एक बार, तो आप मान लीजिए पहली संख्या ax होगी, दूसरी संख्या bx होगी और तीसरी संख्या cx होगी। ठीक है, तो आपका अगर अनुपात निकल जा रहा है 10 अनुपाते 15 अनुपाते 9, तो आप क्या कर लेंगे 10x 15x और 9x, सेम वही आपका ये अनुपात निकालने वाला सिस्टम मैंने वहां बताया था। इस तरीके से आप यहाँ तुरंत ऐसे निकाल सकते हैं, ये ट्रिक है। ठीक है, फिर भी तीनों को याद रखना है। इस तरीके के कोई क्वेश्चन आएंगे, आप मुझे नहीं लगता कि अब आप इस क्वेश्चन को ना कर पाते हो। ठीक है, नहीं समझ में आता आप फिर से बता दीजिएगा, हम इसके लिए आपको एक अलग सी वीडियो बनाकर जरूर दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। ठीक है, और 12 में आपको पूछा जा रहा है कि 45 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में 16 दिन में। 6 दिन काम करने के बाद क्या होता है कि 30 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। अब सभी को बचा हुआ कार्य समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे। देखिए वर्क वाला ये क्वेश्चन जो आता है ना, वर्क डन वाला जो आता है ना, कि काम कितने दिन में कितना काम करेंगे, एक मजदूर इतने दिन में इतना काम करता है, 4 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो इसमें हम अपना लॉजिक नहीं लगाते, इसमें मैथमेटिक्स का लॉजिक लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, एसएससी सीजीएल्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर बच्चे अक्सर इनको गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, कारण ये होता है उनको लगता है काफी लेंदी वर्क है और वो ट्रेडिशनल मेथड से ही लगाना चाहिए इन सवालों को, क्योंकि क्या होता है ट्रिक वाला काम कब करता है जब आपकी अच्छी खासी की प्रैक्टिस हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही मैं ट्रेडिशनल मेथड से ही बताऊंगा। ठीक है, जो मतलब ट्रिक वगैरह कुछ नहीं यूज करेंगे इसमें, बहुत बेसिक से बताएंगे इसको। इस तरीके जब भी क्वेश्चन आए तो हम काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। यहाँ पर एक काम ना, देखिए यहाँ एक काम है। ठीक है, वर्क जो भी है, कितना वर्क हो रहा है हमारा जो टास्क है, वो टास्क के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो 45 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, हम सीधे तो ये लिख जाते हैं 45 व्यक्ति 16 दिन में करते हैं कितना, एक काम करते हैं। एक काम ना, यहाँ पर एक काम चलो लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो 45 व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेंगे भाई साहब। मान लीजिए घर ही बना रहे हैं वो, तो कुछ दिन तो ईटा उटा या नींव भरी होगी उन्होंने। 45 व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, चलो एक दिन में काम कर रहे हैं। एक दिन में काम कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, सीधी सी बात थी। ठीक है, 45 व्यक्ति का एक दिन का काम हमारा कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। तो अब हम बात करें कि ये कितना कह रहा है कि 6 दिन काम करने के बाद, ये रुक जाइए यहाँ पर, चलिए इतना लगा देते हैं। तो 45 व्यक्ति का 6 दिन का काम कितना हो जाएगा भाई साहब, 6 दिन में काम कितना हो जाएगा 1/16 और क्या हो जाएगा गुणे 6, 2 3 6, 2/16 यानी 3/8। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं क्या, बचा हुआ कार्य। बचा हुआ कार्य, ठीक है, तो बचा हुआ कार्य अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 1 में से 3/8 घटा दीजिए। पूरा काम एक ही होता है ना भाई साहब, 3/8 घटाएंगे तो कितना बचेगा काम, 8 एकम 8 में से 3 गई 5/8। ये आपका क्या हो गया, बचा हुआ काम हो गया। इसको हम कर लेते हैं बॉक्स के अंदर बंद, क्योंकि यही काम हमें अब करवाना है लोगों से। ये कह रहा है भाई साहब 30 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, यानी अभी तक आपके पास 45 व्यक्ति थे, अब आपको 30 और आ गए, तो टोटल हो गए 75 व्यक्ति। ठीक है, ठीक है, और पूछ रहा है कि अब सभी को यानी 75 व्यक्तियों को जो है बचा हुआ कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो 75 व्यक्तियों को जो 5/8 काम बचा है, बचा हुआ काम पता चल गया हमारे पास कितना है, बचा हुआ कार्य हमें पता चल गया ना, वही हमने निकाल लिया, बचा हुआ कार्य 5/8 है। उसके बाद 75 व्यक्ति हो गए। अब बचा हुआ कार्य को समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे, यानी 6 दिन तो ये निकल ही गया, अब और कितने दिन लगेंगे, तो यानी जितना ही काम बचा हुआ है और हमने मैन पावर बढ़ा दी, तो इसका मतलब भाई पहले जो काम 16 दिन में होना था, अब जाहिर सी बात है कम दिन लगेंगे उसको। अब इसको कितना कम दिन लगेगा ये हमें निकालना है। यही यहाँ पर आप फंस जाते हैं कि भैया हमें जो बचा हुआ कितने दिन और लग रहे हैं ये हम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि लेट एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट क्या होता है, माना कि 75 व्यक्ति क्या करेंगे, 75 व्यक्ति x दिन में क्या करेंगे, x दिन में करेंगे, x दिन में 5/8 काम करेंगे। ठीक है, x दिन, यानी इसी को मान लीजिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को हमने मान लिया। ठीक है, अब होता क्या है कि हम पहले ये निकाल लें कि ये जो एक व्यक्ति है 75 में से जो एक आदमी कितना काम करेगा एक दिन में। ठीक है, तो जैसे हमने निकाला था क्या, यहाँ पर देखिए आप,
यहाँ पर ये दूसरी लाइन देखिए, 45 व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/16 काम कर रहा है। ठीक है, यहीं से अगर मैं ये कहूं कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम, एक व्यक्ति का जब आप निकालने जाओगे तो क्या आ जाएगा, 1/16 गुणे 45 आ जाएगा। इतना काम क्या कर रहा है, सॉरी ये काम कर रहा है एक व्यक्ति एक दिन में। ठीक है, तो भाई अब 75 व्यक्ति क्या करेंगे, 75 व्यक्ति, ये एक व्यक्ति के लिए है। अगर 75 व्यक्तियों की मैं बात करूंगा तो 75 व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेंगे, 75 व्यक्ति एक दिन में काम, एक दिन में काम, एक दिन में काम कितना हो रहा है उनका, 75 से गुणा हो जाएगा, 75 गुणे 1/16 गुणे 45। ठीक है, चलिए इसको अगर आप 5 से डिवाइड हो रहा है ना तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 5 कम 5 और 50 25 और 5 9 45, चलिए 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक और 3 पचे 15, सॉरी 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, यानी 5/5 और बटे में कितना आ गया, 48 आ गया। यानी भाई साहब 75 व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 48 काम कर रहे हैं। तो अब यही जो हमने ये माना कि था कि 75 व्यक्ति x दिन में 5/8 काम कर रहे हैं, इसी को सीधे सीधे मास्टरमाइंड बना लीजिए। इसी को आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू कर लीजिए, यानी अपनी जो वैल्यू है उसी में पुट कर दीजिए। 75 व्यक्ति, हमने 75 व्यक्ति के एक दिन का काम निकाल लिया, तो 75 व्यक्ति के x दिन का काम कितना आएगा, यानी x गुणे 5/48 बराबर 5/8। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जाएगा मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि डिवाइडेड में है, यहाँ पे कि ये जाएगा इसमें बटे में जाएगा, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/8 गुणे 48/5, ये 5 से 5 कट गया, x कितना आएगा 8 6 48, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6। यानी कि 75 व्यक्ति 6 दिन में 5/8 काम करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो की पॉइंट था, की पॉइंट को नोट करिएगा बच्चों, ये था की पॉइंट, कितना काम बचा है, ये था की पॉइंट, ये कितना काम हमने एक दिन में एक व्यक्ति कर रहा है, और ये सबसे बड़ा की पॉइंट था जो वैल्यू हमने पुट की। तो x बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 6 आ गई। यानी कि जो बचा हुआ कार्य है, अगर इसका आंसर भी आप चेक करेंगे तो आंसर ए सही आ रहा है, बचा हुआ कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं, और ट्रिक भी इसकी है, अभी मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादा इसके लिए कारगर होता है, बच्चे बाद में भूल जाते हैं ट्रिक्स को, या हर सवालों के लिए कभी कभी अगर आप मान लीजिए इसमें कंडीशन चेंज कर दी तो आप क्लेम करने लगते हैं, नहीं आपने तो यार ये बताया था और ऐसा आ गया। तो ट्रिक्स क्या होती है, उसमें कुछ कंडीशंस लगती हैं तभी वो ट्रिक्स काम करती है। जैसे वहाँ हमने पुराने क्वेश्चन में ट्रिक बताई थी ना, उसमें क्या था, डिस्टेंस सेम था, डिस्टेंस क्या था, सेम था, लेकिन अगर वही डिस्टेंस रेलगाड़ी वाले ना, अगर डिस्टेंस अलग होता तो वहां पर ट्रिक्स लगती ही ना, आपको ट्रेडिशनल मेथड से ही लगाना पड़ता क्वेश्चन को, तो इसीलिए मैं बताने जा रहा था आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है कि ज्ञात करो किस राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 होगा। किस राशि को, यहाँ किस पूछा राशि को, तो हमने राशि को मान लिया क्या भाई साहब, x राशि पर, x को क्या मान लिया हमने, राशि मान लिया। चलो बढ़िया, x को मान लिया हमने प्रिंसिपल अमाउंट, क्या मान लिया हमने इसको, प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया, सॉरी अमाउंट मान लिया। चलो ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, क्या x पे आपको 10% का जो वार्षिक ब्याज है, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यानी इसके ऊपर जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और इसमें से आपको क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज मान लीजिए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर क्या है, मतलब अंतर मतलब माइनस, ठीक है, माइनस कितना होगा, 31 होगा। ये आपकी मेन चीज बता रहा है भाई साहब। अब हमें क्या पता चल जाए, हमें पता चल जाए भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाए और साधारण ब्याज पता चल जाए, और इसी इक्वेशन में हम डाल दे, चलो ये मास्टर इक्वेशन हमारी बन गई। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज का कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट P इंटू 1 + R/100 की पावर n, यही तो होता है। तो इसमें देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप निकालते हैं ना तो उसमें मूलधन जोड़ करके आता है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट P कितना है आपका, x है, x ही तो है, ठीक है, x, और 1 + R की वैल्यू कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, ये आपका कितना है 10% है, चलिए,
और उसके बाद में एन, टाइम कितना है 3 ईयर है, 3 साल है ना, तो एन की वैल्यू पता है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट एन पता है, तो आर का हम क्या करेंगे 10, 100 होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो 10/100 पावर 3, इसको सॉल्व कर लीजिए, फटाफट सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, इसमें जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 11/10 पावर 3, तो इसको अगर आप ऐसे लिख सकते हैं 1331/1000 की पावर सॉरी इंटू एक्स, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, क्या आया है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जब कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालते हैं तो उसमें पूरा इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए मैं एक आपको छोटा समझा दूं, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, क्या निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपए दिए और उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का अगर आप लेते हैं तो आपका जो भी रहेगा तो वो मान लीजिए 130 रुपए हो गए, तो पूरा जोड़ के देगा 130 रुपए पूरा बताएगा ये फॉर्मूला। लेकिन इधर आप पूछेंगे कि ब्याज कितना लगा, भाई 100 रुपए तो तेरे से लिए ही थे, आपने कितने ज्यादा ले लिया, आपने 30 रुपए ज्यादा ले लिए, तो जो मेन अमाउंट था उसमें से आप क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में से मेन अमाउंट जब घटा देंगे, यानी कि 130 में से जब आप 10 घटा देंगे तभी तो पता लगेगा कि आपका क्या जो इंटरेस्ट है वो कितना है। जब आप इस वाले अमाउंट से इसको घटाएंगे तभी तो इंटरेस्ट पता चलेगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, उसमें केवल इंटरेस्ट ही पता चलता है। जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, यहाँ पर दिखाया गया है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में क्या होता है वो पूरा ऐड नहीं करता। इसमें क्या करेंगे हम कि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें अगर हम, तो हम पाएंगे कि भैया हमें क्या करना पड़ेगा कि 1331 जो आपका आया है ना 100 में से हम क्या करेंगे 1000 को घटा सॉरी x को घटा देंगे, ठीक है। जब इसको घटाएंगे तो आप पाएंगे क्या आता है ये 1331/1000, यहाँ पर 1000 ध्यान रखिएगा, -1, तो ये आएगा आपको 331/1000, ठीक है, यानी x इंटू 331, ये आपका क्या बता इंटरेस्ट बना, क्या बना आपका इंटरेस्ट बना, यानी ये इंटरेस्ट यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ये ब्याज आपका यहाँ बना। अब हम निकाल लेते हैं क्या, अब हम निकाल लेते हैं आपका साधारण ब्याज। चलिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है, ये तो हम लगा नहीं पाएंगे, मैं जगह नहीं मिल रही ना, यहाँ पे इसको समझाने वाला जो एरिया है इसको भी इरेज कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा एरिया में ज़्यादा मिल जाएगा। और अब चलते हैं हम किसकी तरफ में, इसको भी इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्योंकि मुझे मिल चुका है यहाँ पर, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला छोड़ दे रहा हूँ, फॉर्मूला अगर आप नोट करना चाहें तो नोट करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसको इरेज कर देता हूँ फटाफट। चलिए पेन ले लेते हैं, 1 मिनट के अंदर पेन ले लिया हमने। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे टाइम बटे 100, यही होता है, ये होता है। इसमें इंटरेस्ट आएगा, इसमें पूरा ऐड होके नहीं आता, इसमें कि आपको माइनस करना है। यानी अगर मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए, बोला कि 3% से 1 साल के दे रहा हूँ मैं आपको, तो आपको 100 रुपए के हिसाब से 3% लेगा कितना होगा, 3 रुपये ही होगा ना आपका, तो ये सीधे सीधे आपको 3 रुपये ही बताएगा, ये पूरा 103 रुपये नहीं बताएगा आपको, ये ध्यान रखिए, बहुत बच्चे यही गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब यहाँ पे क्या आ गया 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 10 इंटू 3/100। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3x/10, ये आपका क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ये इसी दोनों को वैल्यू को उठा करके इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ पर मैं वैल्यू रख रहा हूँ, सॉरी इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले, उसके बाद वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। इरेजर ले लेते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू हटा करके यहीं पे मैं भी वैल्यू को रख दे रहा हूँ, ठीक है। कितना आ गया 331/1000, x में से कितना घटाएंगे हम भाई साहब, इसी में पुट कर रहे हैं साधारण ब्याज का जो अंतर, जो सवाल ने कहा है वही हमने वहां लिखा हुआ है। साधारण ब्याज कितना है आपका 3/10 x आया है, बराबर कितना आया हमारा 31 आया है। चलिए यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 331/1000 माइनस 3/10 इक्वल्स 31। चलिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं, 1000 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा 331, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 300 इक्वल्स 31, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा आप तो कितना आ रहा है आंसर, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दूँ थोड़ा सा, चलिए इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ पर
इरेजर ले लेता हूँ और ये इसको इरेज कर दूँ, यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, आंसर को पेन आ जाएगा, पेन आ गया। चलिए अब हम लिखते हैं इसको, जब इसमें से हटाएंगे तो आप कितना आएगा, यहाँ पर लगा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर, यहाँ आएगा x इंटू ये 331, तो इसमें घटाएंगे तो आपको तो 31 ही बचेगा ना, 31/1000। यहाँ 1000 है बच्चों, थोड़ा सा गलती हो जाती है, बोलता तो मैं 1000 ही हूँ बट लिखने में थोड़ा सा गलती हो जाती है, बटे 1। इसको ले जाइए उस तरफ तो क्या आ जाएगा, 31 गुणे 1000 बटे 31, ये से ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1000 आ गई। और यही हमने क्या मानी थी भाई साहब, यहाँ पर x को क्या माना था, राशि माना था, तो यानी x की वैल्यू कितनी है, 1000 है। अब हमें देखिए ऑप्शन में यहाँ मिल रहा है डी, आंसर चेक भी कर लेंगे तो आप देखिए आंसर डी ही यहाँ पर सही है। तो इस तरीके के सवाल बहुत ही इजी होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा आपको समझाने की वजह से यहाँ पर देर होती है, जब ये कैलकुलेशन आपको आने लगती है ना तो बहुत ईजी तरीके से आप लगा करके, बहुत टाइम टेकिंग इतना नहीं लगेगा, इतना टाइम लेंगे तब तो आप मेरे ख्याल से पेपर भी छोड़ देंगे, पेपर में क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ये इतना चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम इनको। ठीक है, अगर मैं तो लगा तो जल्दी से, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, समझाने के तरीके से बताता हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, चलिए पूछ रहा है न्यूनतम संख्या याद करो जिसे 8, 12, 20 या 25 में विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता हो। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पूछ रहा है भाई साहब 8 से 12 से 20 से 25 से, तो न्यूनतम संख्या मान लेते हैं, न्यूनतम संख्या माना, न्यूनतम संख्या यानी मिनिमम न्यूनतम संख्या क्या है, x मान लेते हैं, चलो मान ही लो, मानने में क्या जाता है हमारा। ठीक है भाई, x मान लिया हमने। कह रहा है इससे अगर हम 8 से भाग दें, 12 से भाग दें, 20 से भाग दें, 25 से भाग दें, तो हमें क्या 5 हमें क्या मिलना चाहिए, रिमेनिंग मिलना चाहिए, रिमाइंडर मिलना चाहिए। तो भैया 5 इनको मिलना चाहिए, इसका शेष मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब पहले हम क्या निकाल लेते हैं इनका, हम जो लघुत्तम समापवर्तक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, एलसीएम, इनका एलसीएम निकाल लीजिए पहले तो आप। तो आप 8, 12, 20 और 25 का निकालिए। पहले इनको 2 से डिवाइड कर दें, 2 4 जा 8 हो जाता है, 2 6 12, 2 दामा 20, 25 हो गया। चलिए 2 से फिर कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 5 6 10, 25 आ गया। फिर 2 से जा रहा है एक बार, ये 1 3 5 25, फिर आपका 3 से जाएगा, ये 1 3 आ गया, 5 हो गया, 25 हो गया। फिर एक बार 5 से जाएगा, फिर एक बार 5 से जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इसका हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो कितना आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, कुल मिला के अगर एलसीएम की बात करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 24, और 24 को आप किससे गुणा कर रहे हैं, 25, तो 24 को आप से 25 से गुणा कर दीजिए। तो अगर आपका 24 से 25 होता है, 25 को 100 के 0 हाथ लगी 10, 25 को 100 कर रहे हैं ना, मैं अभी 0, 25 दूना 50 और 10 60, यानी कितना आ गया यहाँ पे 600 आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो 600 आया हुआ है इसी में हम क्या करेंगे भाई साहब, 5 और जोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप 8 से 600 को भाग दें तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, 12 से करेंगे, 20 से 25 से करेंगे, पूरी तरीके से क्या होगा, ये चारों संख्याएं इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आप 5 जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। तो जब भी जो भी आंसर आए उसमें 5 जोड़ दीजिएगा, बस मेरा आपको यही कहना है। डीपली नहीं जा रहे हैं हम, क्या होता है क्या नहीं, भाजक भाज्य करके आता है, उसमें एक फॉर्मूला लगा करके आप उसको डेरिवेट कर सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है। 605 आपका होगा आंसर होगा, यही आपको करना है। तो 605 देखिए इसमें आ रहा है, बी में आ रहा है, आंसर चेक भी कर सकते हैं आप, देखिए आंसर बी सही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बहुत ही इजी था, बट एलसीएम निकाल करके उसमें 5 जोड़ दीजिए, जितना भी पूछ रहा है ना, इतना जो शेष रहता हो, जितना भी शेषफल आ रहा है उसको आप क्या कर दीजिए, 5 जोड़ दीजिए, तो हमें क्या आ गया, हमें आंसर मिल गया अपना। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलिए, एक आदमी अपने आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% की वृद्धि हो तो खर्चों में 10% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, जो भी आपकी इनकम हो रही है और जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं। तो कह रहा है एक आदमी अपनी आय का क्या करता है, 75% खर्च करता है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम उसमें क्या मान लेते हैं, जो इनकम है, जो आपकी आय है, वो मान लेते हैं हम 100 रुपीज़ है। ऐसे इतने रुपए में कुछ चलने वाला नहीं है आजकल, लेकिन हम ये मान लेते हैं, ये माना ही है। किसी को 10 रुपये इनकम अगर हो जाए तो मार के भगा देगा, बोले भाई हमें इसमें काम थोड़ी करना है। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना खर्च करता है, 75% खर्च करता है। यहाँ प्रतिशत की बात हो रही है, पैसों की बात नहीं हो रही है। यदि उसकी आय 20% की वृद्धि हो तो खर्चों में 10% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे
बहुत अच्छा सवाल है, आता भी है और ये इस तरह क्वेश्चन मिल भी जाते हैं आपको, एसएससी सीजीएल वगैरह में मिलते हैं इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। आदमी अपनी आय का क्या करता है, 75% खर्च करता है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए कितने प्रतिशत खर्च करता है, इतने बचाता है, तो उसकी आय आप मान लीजिए, ठीक है, सॉरी, उसकी जो आय है आप मान लीजिए 100 रुपये है। वैसे अगर आप किसी की आय मानिएगा नहीं ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में, नहीं तो बहुत मारेगा, क्योंकि आय 100 रुपये में करेगा क्या बेचारा वो, ठीक है। तो हम यहाँ पर 100 रुपये मान लेते हैं, क्योंकि प्रतिशत की बात हो रही है। इससे होता क्या है, जब भी हम 75% की बात करते हैं, इसका मतलब 75 रुपये की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ प्रतिशत नहीं मान रहे हैं, हम आय मान रहे हैं 100 रुपये है, ठीक है। यहाँ हम चलिए इनकम लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, आय, और यहाँ पे खर्च की बात कर लेते हैं, खर्च, यहाँ पे आय की बात कर लेते हैं, यहाँ खर्च की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको बोलते हैं कि भैया बचत की बात कर लेते हैं। तो जब तो भाई साहब वो 100 रुपये कमा रहा था, ठीक है, तो वो खर्च कितने परसेंट कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है। तो भाई कितना खर्च कर रहा है, 100 में से 75 रुपये खर्च कर रहा है इसका मतलब, ठीक है। और अब बचा कितना रहा है, 25 रुपये। भाई 75 रुपये मिले, 75% यानी 75 रुपये खर्च कर दिए, बचाया कितना उसने, 25 रुपये। परसेंटेज के सवाल में ही 100 रुपये माना जाता है, ध्यान रखिए, क्योंकि हम लास्ट में परसेंटेज जो होता है वो सेम ही आता है, लेकिन अगर आप किसी वैल्यू को मांगेगा तो नहीं मान सकते ये चीज़, ठीक है। तो हमने 100 मानी, भाई 75। अब वो क्या कह रहा है कि भाई उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि है। आय में कितनी वृद्धि हो जा रही है भाई साहब, 20% की। तो 100 में 20% की वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे भी निकालिए, 100 में 20% की वृद्धि अगर हो जाएगी भाई साहब, तो 20 रुपये की वृद्धि हो गई। तो पहले 100 रुपये थी, अब 20 रुपये की वृद्धि हो गई, तो अब उसकी आय कितनी हो गई, 120 रुपये हो गई। अब उसकी इनकम कितनी हो गई, 120। अब खर्चे में जो पहले खर्चा था 75%, यानी 75 रुपये, वो कह रहा है कि भाई 10% की वृद्धि हो गई, खर्चों में कितनी हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। यानी पहले खर्चा कितना था, 75 रुपये, इसका 10% कितना होगा, 7.5 रुपये होगा, 7.5 ही तो होगा, 7.5 रुपये तो होगा। यानी पहले 75 रुपये खर्च करता था, अब इसमें प्लस 7.5 और जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 82.5, 82 रुपये 50 पैसे और खर्च करने लगा वो, ये उसका खर्च हो गया। अब बचा कितना रहा है, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो बचाएगा कितना भाई साहब, ये देखिए यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 37 है, 37 रुपये 50 पैसे वो बचा रहा है। पहले कितना बचाता था, 25 रुपये, अब कितना बचा रहा है, 37 रुपये 50 पैसे। तो अब इसको पूछ रहा है कि भाई साहब उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अगर ऐसे पैसों की वृद्धि कितनी हुई है, 37 को माइनस कर दीजिए, 37 में से 37.5 में से 25 रुपये घटाएंगे जब आप, तो क्या निकल करके आएगा आपको, भाई साहब ये निकल के आ रहे हैं 0.5, तो यही रहेगा, 7, 5, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 12.5, यानी कि वो अब 12.5 रुपये ज़्यादा बचा ले रहा है। पहले कितना बचाता था, 25 रुपये, अब कितना बचा ले रहा है, 12.5 रुपये ज़्यादा बचा ले रहा है। अब अगर एवरेज परसेंटेज निकालना होगा तो क्या इस पर निकालेंगे हम, इसी इनिशियल वाले पे तो निकालेंगे, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, यहाँ पर हम लिखेंगे 12.5 अपॉन 25 और इंटू 100, ये तो लेता है, निकालते हैं ऐसे तो निकालते हैं हम ना, टोटल कितनी बचत थी, पहले 25 रुपये थी, अब उसने कितनी, अब 12.5 रुपये ज़्यादा बचा रहा है, और हमसे पूछ रहा है कि बचत में कितनी वृद्धि हो रही है। पहले वाले से तो वृद्धि याद करेंगे हम, इस वाले थोड़ी याद करेंगे। तो चलिए 25 चौको 100 हो जाएगा, और इसको यहाँ गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 50%, यानी कि पहले 25 बचाता था, अब इसका 50% यानी 12.5 रुपये। और अगर सीधे सीधे आप देखते तो यहाँ 12.5 आया, तो आप दिमाग लगाते तो आप जान जाते कि 50% की वृद्धि वैसे हुई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50%। ये आंसर आपका सही है, आंसर चेक भी कर सकते हैं बच्चों, यहाँ देखिए आंसर सी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है। देखिए बेसिक तो नहीं जाता, मैं आपको एकदम बेसिक से नहीं ले जा सकता, लेकिन हाँ जो मैंने एक तरीके से समझाने के तरीके से बताया है वो यही हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फाइंड ऑन वन आउट, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसमें कि भाई विजातीय ज्ञात कीजिए। विजातीय मतलब जो एक जाति के ना हो, ठीक है, वैसा जाति नहीं बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो मतलब एक कैटेगरी के ना हो। जैसे मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, दूध दही मक्खन, ठीक है, उसके बाद में क्या ले आया हूँ, पापड़ ले आया हूँ। तो भैया सब देख रहे हैं दूध दही मक्खन है और बीच में पापड़ आ गया, तो ये सब दूध की चीजें हैं, बाद में बीच में क्या आ गया, पापड़ आ गया, तो वो एक कैटेगरी की नहीं है ना। तो वही कह रहा है कि भाई सब अलग निकालिए। यहाँ देखिए तीनों क्या है, मिराज 2000 है, सुखोई 30 MKI है। जो बच्चों को नहीं पता होगा, मिराज क्या है, क्या आपका जहाज है, एयरफोर्स का जहाज का नाम है ये। मिराज जो है आपका क्या है, फाइटर जेट है।
सुखोई भी फाइटर है, MiG-27 भी फाइटर है, MiG-29 भी फाइटर है। अब भाई सारे तो फाइटर ही है, अलग क्या है इसमें? अब इसमें हमें अलग देखने को ये मिलता है, भाई मिराज जो है ये कहाँ का है? फ्रांस का है। देखिए यहाँ से मुझे मिल गया एक लिंक। और सुखोई कहाँ का है? ये रशिया ने दिया है, रशिया ने मतलब रशिया से हमने लिया हुआ है। मिग कहाँ का है? ये भी रशिया का है। चलिए भाई साहब ये कहाँ का? ये भी रशिया का है। भाई साहब आंसर कोई तो आपको खोलने में दिक्कत है, खोजने में दिक्कत है, मतलब फटाफट बता देंगे मिराज ही होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये अलग है, ये फ्रांस से आए हुए हैं, ठीक है, ये कहाँ के? फ्रांसी हैं। और ये कहाँ के? रसिया वाले बैठे हैं तीनों लोग, और ये फ्रांस वाले बीच में आ गए, तो ये ऑड एंड आउट नहीं हो गए। तो आप आंसर चेक करेंगे तो क्या आएगा आपका? आंसर नंबर यही सही होगा, क्या होगा? मिराज। ठीक है, चलिए आगे से बोलते हैं। ऑड वन आउट, देखिए ये आपका एक एनसीईआरटी का लोगो है, ध्यान रखिएगा किसका है? एनसीईआरटी का है। चलिए ये किसका लोगो है भाई साहब? केंद्रीय माध्यमिक केवी का है। ठीक है, ये किसका लोगो है? ये दिया है कि केंद्रीय विद्यालय हुबली करके, ये भी केवी के मतलब विद्यालय का ही है, ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। ठीक है, और ये किसका है सर? ये केवी का है, केंद्रीय विद्यालय, ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई। ठीक है, ये इसका लोगो है सीबीएसई का। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिल्ली का दिया गया है। अब मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये किसका है? ये लोगो हम देख रहे हैं यार, ये तो नेवी का लोगो है। किसका है? नेवी का है। अब आप देख रहे हैं कि सारे तो एजुकेशन से रिलेटेड है, और बीच में एक यहाँ पर किसका आ गया? ये आ गया भाई साहब, जो डी वाला है ये किसका आ गया? ये आ गया आपका किसी फोर्स का आ गया। तो यहाँ तो ये क्या हो गया? जो डी है आपका ऑड वन आउट हो गया कि नहीं हो गया? चलिए देख लेते हैं आंसर। तो आंसर डी आपका क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि ये ऑड वन आउट है, सारे तो पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, ये आगे बीच में फौज वाले, ठीक है, या नेवी के आ गए, तो इस तरीके से ये ऑड वन आउट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में 786 का अर्थ क्या लिखा? स्टडी वेरी हार्ड लिखा हुआ है, और 958 का अर्थ क्या है? हार्ड वर्क पेज। तो 645 का अर्थ स्टडी एंड वर्क है, तो उस कोड भाषा में वेरी का कूट ज्ञात करो। ठीक है, देखिए 786 को क्या लिखा गया है? स्टडी वेरी हार्ड, और इसमें क्या लिखा गया है? हार्ड वर्क पेज। इन दोनों में कुछ वर्ड मिल रहे हैं आपको, देखिए हार्ड यहाँ पर भी है और हार्ड यहाँ पर, सॉरी हार्ड यहाँ पर भी है, दोनों जगह हार्ड है ना। तो इनके 958 है, इसका कितना है? 785 है, यानी 786 है, सॉरी 786 है यहाँ पे, और 958 है। इन दोनों में एक समानता मिली है हमें हार्ड की, दोनों की नहीं मिली है। दोनों में कोई एक चीज मिल रही है, देखिए यहाँ पर ये जो है 8, ये 8 क्या कर रहा है? हमें मैच कर रहा है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि हार्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा? 8 से रहेगा। ठीक है, अब दूसरे में क्या कह रहा है कि भाई, और क्या कह रहा है कि स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क। देखिए यहाँ पर स्टडी आया हुआ है, यहाँ भी स्टडी आया हुआ है। ठीक है, इसका कूट कितना है? 786 है, तो 786 को ले लिया हमने, और 645 को ले लिया, 645 को ले लिया। इन दोनों में से कोई एक मैच कर रहा है। ठीक है, वेरी हार्ड का तो मतलब ही नहीं था, एंड हार्ड का, स्टडी और स्टडी, या तो दोनों कूट में से कोई एक अंक मैच करना चाहिए। 786 में से भी इसमें मैच करना चाहिए। तो 786 में से देख रहे हैं कि इसमें 7 मैच कर रहा है ना, 8 मैच कर रहा है, यानी कि ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, हमें ये मैच कर रहा है 6। ठीक है, यानी हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो स्टडी का कोड होगा, स्टडी कितना होगा? 6 होगा। अब पूछ रहा है भाई साहब, तो उस कोड भाषा में वेरी का कूट ज्ञात करो। अब यहाँ वेरी किस में आया हुआ है? देखिए वेरी आपका इसमें आया हुआ फर्स्ट वाले में। स्टडी का हमने पता कर लिया कितना होता है? 8 होता है। हार्ड का कितना होता है? 6 होता है, यानी आपका ये 8 और 6 तो कट गया, तो ये वेरी का कितना होगा? 7 होगा कि नहीं होगा? बताइए भाई, हमने क्या कर लिया? 6 और 8 आपका क्या हो गया? कट गया, तो 7 बचेगा। तो यहाँ बी क्या है आपका? राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से लगाना है। ठीक है, चलिए आंसर क्या दिखा रहा है इसमें? आंसर सी दे रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं आंसर, अगर सही है कि गलत है। आंसर तो हमें गलत लग रहा है, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको लगाया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने? 786 को इरेज करता हूँ इसको मैं बच्चों। ठीक है, एक बार फिर से आप हमारे साथ रिपीट कर लीजिए इसको। हमने क्या करते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ताकि ये जो है ये यहाँ पर है ना। चलिए यहाँ पर हमने इसको देखने लायक बना दिया थोड़ा सा, ये हमने इस पर ज़्यादा पेन चला दी थी ना। चलिए यहाँ कह रहा है 786 जो था वो क्या था? स्टडी वेरी हार्ड था। तो हार्ड और हार्ड देखो मैच हो रहा है, तो 8 जो था वो क्या कर रहा था भाई साहब? इसमें से 8 मैच हो रहा है। इसमें से क्या था? स्टडी और स्टडी मैच कर रही थी, तो इसमें से 6 मैच कर रहा था। ठीक है,
स्टडी और स्टडी, तो इन दोनों में से कूट में से क्या था 6 मैच कर रहा था, तो 6 और 8 का कोई मतलब 7। यहाँ पर आंसर क्या है आपका गलत है, आंसर होगा इसका बी सही होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये आंसर बी सही होगा, गलती से हो चुका होगा ये। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आंसर सही है। इसी तरीके से लगाना बच्चों, ठीक है। अगर आपने अच्छे से लगाया तो आंसर का कोई मतलब नहीं रहता, कभी कभी आंसर गलत छप जाते हैं, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पूछ रहा है कि भाई साहब कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज, ये भी बहुत ज्यादा आता है इसमें। एक कह रहा है कि भाई 1 4 2 8 6 24 22 88। ठीक है, कुछ अगर आप देख रहे हो तो ध्यान रख रहे हो कि भैया ये आप देख रहे हो, इन दोनों को युग्म बनाइए फटाफट। ठीक है, ये बनाइए। यहाँ आप क्या देख रहे हैं भाई साहब, इसमें -2 है, इसमें भी -2 है, इसमें भी -2 है, इसमें भी क्या है -2 ही होगा, तो 88 का क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई साहब, ये आपने जो -2 तो बना दिए, लेकिन ये एक का क्या रोल था, एक का रोल तो बताइए हमें। तो एक का रोल क्या था कि भाई अगर इसको इंटू 4 किया गया होगा, हो सकता है, तो यहाँ पर इसका क्या इंटू 4 किया गया है, यहाँ पर इसका क्या किया गया होगा इंटू 4 किया गया होगा, यहाँ इंटू क्या किया गया है 4 किया गया है। यहाँ पर अगर ये इसके बाद की भी संख्या यहाँ कभी कभी पूछ लेता है कि इसके बाद क्या आएगा, तो आप 86 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया आपका 86 सही होगा। तो ये क्वेश्चन डी आपका सही है, आंसर आप चेक कर सकते हैं, सॉरी आंसर आप चेक कर सकते हैं कि आंसर क्या है, डी सही है। ठीक है, तो ये आपका सही आ गया। चलिए, इजी था, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको अलग अप्रोच से देखने की जरूरत है उसको। ठीक है, चलिए, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त किए। ठीक है, यानी कि अगर एक उत्तर आप सही करते तो 4 अंक मिलेंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसने क्या किए, 1 अंक खोया है, यानी 1 अंक उससे चले गए। यदि उसने 75 प्रश्न हल किए तो कुल 125 अंक प्राप्त किए, तो उसके द्वारा सही और सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या ज्ञात करो। अब हम मान लेते हैं भाई साहब कि कुल प्रश्न कितने हैं, देखिए कुल प्रश्न कितने हैं हमारे पास, पहले ये देख लो आप, कुल प्रश्न है आपके पास 75। ठीक है, माना सही प्रश्नों की संख्या, माना सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 75, सॉरी सही प्रश्नों की संख्या x मान लेते हैं, तो गलत प्रश्न कितने होंगे, गलत प्रश्न कितने होंगे 75 - x होंगे। भाई साहब टोटल प्रश्न ही कितने थे 75 थे। अब जब सही प्रश्न x हैं तो बचे हुए प्रश्न कितने हो जाएंगे 75 - x। सिंपल सी बात है, अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो क्या होगा, वही निकल करके आता है ना कि भाई अगर सही प्रश्न कितने हमारे x हैं तो गलत प्रश्न कितने होंगे, उसमें 75 में से इतने घटा दीजिए, जो बचेंगे वही होंगे। ठीक है, जो मैथ है, मैथ को मैथ के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं हम, उन्हीं का जो दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई सही प्रश्न पे उसे कितने अंक मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं। चलो ठीक है, अब मार्क्स की बात कर लेते हैं, किसकी, मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो जो सही है, माना सही प्रश्नों की संख्या हमारी कितनी है x है, तो अब उसको मार्क्स जो सही उत्तर पर कितने नंबर मिले हैं, सही उत्तर के लिए कितने अंक मिले हैं, सही उत्तर के लिए अंक, लिए अंक कितने मिले हैं उसको भाई साहब, x गुणे 4, यानी उसको कितने मिले हैं 4x नंबर मिले हैं। चलो कितने उसको मिले हैं सही उत्तर के लिए, और गलत के लिए, गलत उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए अंक कितने मिले हैं उसको, अंक कितने मिले हैं उसको 75 - x गुणे 1, तो यानी उसका होगा 75 - x, यानी इतने जो है उसको कितने मिले हैं, इतने मार्क्स मिले हैं उसको गलत के लिए। और टोटल नंबर उसको कितने मिले हैं भाई साहब, यदि उसको 75 प्रश्न हल करने पर कुल 125 अंक मिले, यानी सही मार्क्स, सही आंसर, करेक्ट, करेक्ट के लिए और प्लस इनकरेक्ट के लिए, सॉरी करेक्ट में से क्या घटा दें हम, इनकरेक्ट वाला घटा दें, क्योंकि क्या थी यहाँ पर माइनस मार्किंग थी ना, उत्तर के लिए 1 अंक खोया है उसने। तो अब हमने क्या किया कि भाई 4x तो उसने सही किया था और इतना उसने गलत कर दिया, तो इतने में से ये मार्क्स उसके हटा दें, यहाँ पर जो 1 अंक हटा दें इसके, तो हम क्या निकाल सकते हैं 125 अंक मिले हैं उसको टोटल। तो इनकरेक्ट में, करेक्ट में से क्या करें, इनकरेक्ट वाले घटा दें, या इनकरेक्ट वाले घटा, तो कितने आ जाएंगे 125 ही तो आएंगे। यानी हम क्या करें 4x में से 75 - x को क्या करें घटा दे, तो 125 आना चाहिए। ये इक्वेशन बन गई आपकी, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 4x - 75 + x बराबर 125 आ गया। अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये जाकर वहाँ ऐड हो जाएगा, ये यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा यहाँ पर, और 75 उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा।
अब इसकी वैल्यू निकालेंगे आप, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 200/5, यानी 5 चौक 20, यानी अब कितनी आ गई 40। तो 40 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, सही प्रश्नों का उत्तर। सही प्रश्नों की संख्या कितनी थी 40 थी। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए पूछ लेता, अगर यहाँ देखिए बी वाला 40 सही है, तो हम चेक भी कर लेते हैं एक बार आंसर को, देखिए बी वाला सही है। लेकिन यहाँ अगर ये पूछ लेता कि उसने कितने मार्क्स मिले थे, सॉरी यहाँ पर यहाँ पर अगर ये पूछता कि भाई उसको कितने मार्क्स, सही उत्तर के लिए कितने अंक मिले थे, आप उसको क्या कर देते, 40 को 4 से गुणा कर देते, तो कितना आ जाता आपका 160, यानी 160 नंबर उसको मिले थे किसके लिए, सही होने के लिए। अगर यहाँ पूछ सकता कि भाई गलत प्रश्नों की संख्या कितनी थी, तो 75 में से आप क्या कर सकते थे, 40 घटा देते, तो आप कितना आता आपका 35, यानी उसने 35 क्वेश्चन गलत किए थे और 40 क्वेश्चन उसने सही किए थे। तो ये कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ पर तो उसने मान लिया सीधे सीधे तरीके से पूछ लिया कि भाई सही प्रश्नों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कोई इसमें सवाल का हेर फेर भी हो, तब भी आप इस सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, चलिए भाई साहब दी गई सारणी में लुप्त संख्या याद करो। देखिए क्या है, लुप्त संख्या है और 5 8 7 दिया है, 11 दिया है, 17 दिया है, 15 दिया है, 21 दिया है, 33 दिया है। पहली चीज तो देखिए इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि इसको 2 बार गुणा करके एक जोड़ दिया गया है सब में, 5 दूनी 10 और 1 11। 8 के लिए भी यही किया गया है, क्या किया गया है, इसमें 2 से गुणा करके और एक जोड़ा गया है सब में। तो 8 दूनी 16 और 1 17 किया गया है, और 7 दूनी 14 और 1 15 किया गया है। तो इनका रिलेशन तो पता चल गया। अब इनका कोई रिलेशन दिख रहा है इस वाली सारणी का, 11 दूना 22 होता है, यानी गुणे 2 करके 1 घटाया गया है। तो क्या इसमें भी यही किया गया, 17 दूना 34 माइनस 1 किया गया है 33। अब इसमें भी क्या किया जाएगा, गुणा 2 करके 1 घटा देंगे, 15 दूना 30 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 29। 29 कहीं मिल रहा है, देखिए ए में मिल रहा है, चेक कर लें फटाफट, देखिए आंसर एक सही है। कोई था ही नहीं इसमें, बहुत मतलब ऐसा होगा कि एवरेज टाइम निकल के आपका आएगा एक क्वेश्चन के लिए। आप आराम से 45 मिनट्स मिल रहे हैं ना आपको, आप ये प्रयास करिए 25 मिनट्स में मेरे क्वेश्चन हो जाएंगे। 20 मिनट आप इंग्लिश को दीजिए, कम से कम 20 क्वेश्चन उसमें भी रहते हैं, या तो आप 20 से 25 मिनट इंग्लिश में लग भी जाते हैं, आपको ये 20 मिनट में सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। चलिए 20 से 25 मिनट में ही इसको सॉल्व करने हैं। अगर इसको सॉल्व करते तो इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे एंटोनिम्स एनानिम्स आ गए, वो रटे रटाए रहते हैं, ठीक है, उसको फटाफट टिक मारने होते हैं। तो टिक मारने में आपको क्या होता है, 1 मिनट नहीं लगता उसमें, बस 1 सेकेंड लगता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है कि भाई 4 व्यक्ति ABCD ताश खेल रहे हैं। चलिए अब होगा, चलो ABCD ताश खेल रहे हैं भाई साहब, ए और बी क्या है, साझेदार है। तो साझेदार आपने देखा होगा ताश खेलने में कैसे बैठते हैं, ए और बी ऐसे आमने सामने बैठेंगे, ठीक है, और सी और डी आमने सामने बैठेंगे, इस तरीके से बैठते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ और कह रहा है भाई साहब, कह रहा है कि डी का मुंह किसी तरफ है, उत्तर की ओर हो। जब भी उत्तर पूरा पश्चिम वाले क्वेश्चन आए, फटाफट क्या करा करिए, आप ऐसे बनाइए, यहाँ पूरब लिख लीजिए, यहाँ पश्चिम लिख लीजिए, यहाँ उत्तर लिख लीजिए, यहाँ दक्षिण लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको लगाना और आसान हो जाएगा। कह रहा है कि डी का मुंह किसकी तरफ है, उत्तर की ओर है, तो डी साहब किसकी तरफ बैठे, यहाँ बैठे होंगे, तो इस तरफ मुंह करके बैठे होंगे। अगर डी यहाँ बैठे हैं तो इनके साझेदार कौन है, सी है, तो सी साहब यहाँ बैठे होंगे। अब पूछ रहा है कि ए का मुंह पश्चिम की ओर हो, ए साहब यहाँ बैठे होंगे मान लो, तो पश्चिम यही तो है, वेस्ट यही है, तो ए साहब यहाँ बैठे हैं तो बी साहब यहाँ बैठे होंगे। बस ABCD को हमने बिठा दिया सबको। अब फटाफट बताया, अब पूछ रहा है किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा। तो भाई साहब यहाँ पर दक्षिण कहाँ है, ये रहा दक्षिण, ये रहा साउथ, ऐसे लिख देता हूँ इसको साउथ। और साउथ की तरफ किसका मुंह है, सी का, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए वाला किसका है, सी सही होगा। अब इसमें कुछ भी पूछता कि किसका मुंह पश्चिम की तरफ है, किसका मुंह आपका उत्तर की तरफ है, किसका मुंह पश्चिम पूरब की तरफ है, कुछ भी पूछता, ये आपने एक बार बना लिया ना, इसको 2 मिनट में आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन कुछ भी आए आप आराम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आंसर ए सही है, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, उत्तर के रूप में सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। देखिए सारा विकल्प इसमें सही हो जाता है, लेकिन सर्वोत्तम बेस्ट अल्टरनेटिव का चयन करना है आपको, ठीक है। यहाँ ये पूछ रहा है भाई साहब खतरे में हमेशा क्या होता है, खतरे में, तो खतरे में सहायता होती है। देखिए खतरा है तो सहायता, तो उसमें देखिए सहायता अलग की बात है, कब आ जाए वो तो अलग बात है, लेकिन खतरे में क्या होता है, खतरे में हमेशा क्या होता है, डर होता है, हमला नहीं होता। हमला भी हो सकता है खतरे में, या शत्रु क्या होता है, शत्रु भी हो सकता है, हमला भी हो सकता है, डर भी हो सकता है, सहायता भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या होता है खतरे में, जैसे हम किसी चीज खतरे में है, भाई अभी यहाँ बाढ़ आ सकती है, तो वो तो बाढ़ बाद में आएगी, अटैक बाद में होगा, या कोई पानी बाद में आएगा, इन्हें भी बाद में आएगी, सहायता तो बाद में आएगी बाढ़ आने के बाद में, लेकिन खतरे में क्या है आप, अभी डर है आपके पास। तो बेस्ट अल्टरनेटिव क्या बनता है, डर बनता है मेरे हिसाब से, तो डर ही सही भी है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर हम बात करते हैं।
24 नंबर कह रहा है कि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का ये है, तो सब मतलब गुणे का अर्थ दिया गया है, सबका अर्थ दिया गया है। यहाँ इक्वेशन दे दी गई है आपको, चलो इसको सॉल्व करना है हमको। 8 + 2 भागे 3 - 4 × 6। अब ये दिया गया, इसको करना है इसके हिसाब से सॉल्व। यदि इसका अर्थ ये हो, यानी प्लस की जगह ये लगा देना है, बस कुछ करना नहीं है। तो देखिए प्लस है ना यहाँ पर, तो 8 प्लस की यहाँ क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। यहाँ भाग लगा देता हूँ 2, ठीक है। अब भाग का अर्थ क्या है, माइनस है, तो 2 - 3 कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब माइनस आ गया यहाँ पे, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, गुणे यहाँ पर कर देता हूँ, 4 कर दिया, चलो ठीक है। अब यहाँ गुणा आ गया, और गुणे का अर्थ क्या बोल रहा है भाई साहब, प्लस है, चलो +6 कर देता हूँ। इसको नहीं सॉल्व करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये नहीं सॉल्व करना है, ये आपका कैंसिल हो गया पूरी तरीके से। अब ये नया इक्वेशन जो बना है इसको सॉल्व करना है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, BODMAS नियम लगाएंगे। कौन सा, BODMAS, बदमाश, ठीक है, बदमाश नियम लगाइए इसमें। तो ब्रैकेट ऑफ होता है, ब्रैकेट कोई है नहीं इसमें। क्या होता है, डिवाइडेशन होता है, डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे ना इसको। तो भाग कहाँ दिख रहा है आपको, 2 से 8 को भाग जा रहा है, तो 2 चौक, और यहाँ 4 आ जाएगा, -3 × 4 + 6। हमेशा यही फॉलो करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, m मल्टीप्लाई करिए इसको, मल्टीप्लाई क्या आ गया, 3 × 4 आ रहा है ना, तो 4 - 4 3 12 + 6, ठीक है। चलिए अब क्या पूछ रहा है भाई साहब इसमें, ऐड का मतलब एडिशन क्या होता है, ऐड करिए फटाफट, ऐड BODMAS के हिसाब से ऐड करिए। तो 6 है और यहाँ 4 है, दोनों क्या है, प्लस प्लस है ना, तो क्या कर सकते हैं, इसको 10 कर सकते हैं, यानी 10 - 12। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का तो माइनस होता है, जिसका जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह हम लेते हैं, उसी का मार्क्स लेते हैं। तो माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो -2 यहाँ पर आ रहा है, ये सही होगा। आंसर चेक कर लीजिए आप, तो आंसर सी आपका क्या है, सही है, ठीक है। आगे बढ़े, ये तो बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं ये वाले, ठीक है, जो वेन आरेख वाले मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जब मैं ये सॉल्व करता था, मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। कह रहा है डॉक्टरों, वकीलों और पेशेवर समूह के बीच सही संबंध दर्शाने वाला वेन आरेख कौन सा है। देखिए क्या कहता है, इसमें मान लीजिए तोता लिखा है और चिड़िया लिखा है, ठीक है। अब मैं ये बात करूं कि भाई साहब इसको वेन आरेख से दर्शाइए, तो अगर बात करूं, तोता क्या है, एक चिड़िया ये भी है, चिड़िया बड़ा समूह बनता है, तो बड़े के अंदर बना लीजिए, और तोता इसके क्या कर सकते हैं, हम अंदर बना सकते हैं। ये क्या होगा, ये आपका चिड़िया वाला होगा, और ये क्या होगा, ये आपका तोता वाला होगा। क्या है कि भाई सारे जो चिड़िया है वो तोता नहीं हो सकती हैं, लेकिन सारे जो तोते हैं वो क्या हो सकती हैं, चिड़िया हो सकती है, यानी इसके अंदर ये समाहित हो सकता है तोता। लेकिन अगर ऐसा लगा दूं भाई साहब ये तोता हो गया, ये पूरा बड़ा क्या हो गया, तोता हो गया, पैरट, और ये आपकी क्या बन जाए, चिड़िया बन जाए, ठीक है। यानी सारी चिड़ियों की बात कर रहा है कि सारी चिड़िया क्या हो सकती हैं, तोता हो सकती हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ये वेन आरेख गलत है। यहाँ 2 वकीलों, प्रोफेशनल डॉक्टर और वकीलों की बात कर रहा है, डॉक्टर और वकीलों की, यानी एक वेन आरेख हम बना देते हैं डॉक्टर का, एक वेन आरेख हम वकील का बना लेते हैं। क्या डॉक्टर वकील का काम कर सकता है या वकील डॉक्टर काम कर सकता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, पेशेवर समूहों के बीच संबंध स्थापित करना है हमको। तो भाई साहब पेशेवर में क्या होता है कि जैसे ये दोनों क्या है, प्रोफेशनल्स हैं, और एक समूह हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल्स का। तो हम अगर इसको दोनों को एक अंदर में डाल दें, लेकिन ये दोनों अटैच नहीं होंगे आपस में, क्यों नहीं हो, क्योंकि ये अलग रहेंगे और ये अलग रहेंगे, लेकिन ये दोनों क्या है, पेशेवर हैं, प्रोफेशनल्स हैं। पेशेवर मतलब क्या है, प्रोफेशनल्स हैं, देखिए प्रोफेशनल्स, ठीक है, अपने 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 विभाग में प्रोफेशनल है, दोनों कभी मैच नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ लिख देते, अगर मैथ का टीचर लिख देते आपका, ठीक है, और एक आपका लिख देते क्या, हम फिजिक्स का टीचर लिख देते, फिजिक्स का टीचर लिख देते, तो ये दोनों तो है, क्या है, टीचर तो है, लेकिन सारे क्या है, टीचर की कैटेगरी में भी आते हैं ना भाई साहब। फिजिक्स तो अलग है, फिजिक्स का टीचर अलग है, मैथ का टीचर अलग है, लेकिन क्या है, सारे टीचर की कैटेगरी में तो आते हैं, तो पूरा क्या टीचर, तो ये प्रोफेशनल का एक बड़ा सा वेन आरेख बन सकता है कि नहीं बन सकता है। पहली चीज तो अलग रहेंगे, तो अलग वाले देख लीजिए, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, और यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है। तो हम देखते हैं कि भैया साहब हमें जो प्रोफेशनल की ये बात आती है, तो प्रोफेशनल क्या है, दोनों है, दोनों को हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है। यानी कि भाई हमने डॉक्टर बनाया, हमने बनाया क्या, वकील बनाया, लेकिन दोनों क्या है, प्रोफेशनल है, तो हमने बड़ा सा बना दिया, दोनों को कवर करता हुआ, तो यानी ए आपका सही होगा। आंसर चेक भी कर सकते हैं, तो कि आंसर ए आपका सही है। बहुत ईजी होता था लगाने में, 2-4 प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आप मान चलिए 1 नंबर आपका फिक्स है इसमें, ठीक है। चलिए
अब ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटे आते हैं, ठीक है, इसको लगाने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि ये देखिए यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है कि भाई इसके बाद में क्या आएगा, जिस इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगता है, इसके बाद में अब क्या सीरीज जो चलती जाती है उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं ना, इसी में से एक पिक करके इसके आगे लगानी होती है। इसके चारों के बाद में अब क्या आएगा, यानी इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क रहता है। देखिए ये क्या कर रहा है भाई साहब कि देखिए एक तरीके से अगर आपने देखा होगा तो ये इसका कहीं ना कहीं इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टे हैं चित्र, ये जो ऐसे बना हुआ है, ठीक है, अगर इसको आप पलटेंगे ऐसे, यहाँ एक मिरर लगा दीजिए, मिरर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पलट गया ऐसे, ठीक है, और ये देखिए ये इधर की तरफ इधर एक मिरर लगा दीजिए तो आप देखेंगे ये उधर पलट हो गया, यानी कि ये एक तरीके से इन्वर्टेड है, एक दूसरे से क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है। लेकिन अब ये तो पता चल गया, लेकिन अब ये दोनों कैसे चेंज हो रहे हैं आपस में, ये बड़ा सवाल है। इसके बाद ये तो ये दोनों को संबंध तो पता कर लिया, लेकिन अब इन दोनों को कैसे लिंक करें, क्योंकि अलग हो जाएंगे ना, नहीं तो क्योंकि तभी तो ये लिंक कर पाएंगे, इसके आगे क्या होगा, ये दोनों तो युग्म बना लिए हमने। अब यहां पर देखिए कि ये क्या जा रहा है, ये है इस तरफ को और ये जा रहा है इस तरफ को, ठीक है, तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा इसको रेज करता हूँ, ज़्यादा ही मेरी पेन जो है चल गई है यहाँ पर, चलिए। हमें इनके और इनके बीच में रिलेशन निकालने हैं, ठीक है, इसके और इसके बीच में। हम देख रहे हैं भाई साहब ये अगर एक तरीके से ऐसे दिखा है तीर को, तो यहाँ देखिए ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है किस डायरेक्शन में, अगर आप देखें तो क्लॉक कैसे जाती है, एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन होती है, एक एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होती है। तो इसके बाद में अगर क्लॉक वाइज होनी चाहिए तो ये नीचे आना चाहिए था, इसको इस तरफ आना चाहिए था, लेकिन ये क्या जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो यानी कि ये क्या है, एंटी क्लॉक वाइज। तो हमने इसके दोनों के बीच में ये जान लिया कि भाई साहब पहली चीज तो ये इन्वर्टेड होती है, लेकिन जो इसके बाद बनेगा, इसके बाद वो इसका एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर ये ऐसे है तो इस तरफ नहीं जाएगा कि नीचे की तरफ आए, ये जाएगा ऊपर इस तरफ, यानी इसको हमने इस तरफ ले जाना है, ठीक है, 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो ये ऐसे 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इसको सीधा हो जाएगा, ठीक है, तो यानी ये तीर आपका ऐसे लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक ऐसे तीर आएगा, ठीक है, और ये जो आपका पूरा पोर्शन है इसके पीछे ही अटैच है, तो ये आपका ऐसे बनेगा। अब आप ये देखिए ये चित्र कहीं मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है सी में, तो ये आपका क्या होगा, सी आपका सही होगा, ठीक है, तो सी आपका ये करेक्ट होगा। आंसर आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए आंसर सी क्या है आपका, सही है, ठीक है। अगले में बढ़े, चलिए इसको इरेज कर दूं मैं, इसको इरेज कर देता हूँ। ये वाला पूछा था कि इसमें आपको ये सारे बॉक्स तो बने ही हुए हैं, ये बॉक्स तो अलग चीज है, इसके अंदर 2 बॉक्स बने हुए हैं, एक ये बना हुआ है और ये बना हुआ है। पहले वाले का हम बाहर वाला पहले लेके चलते हैं, ये एक और 2, पहले बाहर वाले को लेके चलते हैं। बाहर वाला देखिए कैसे क्या कर रहा है, पहले इधर को मुंह खुला हुआ है इसका, फिर ऊपर को मुंह खुल गया है बाहर वाले का, फिर इधर को मुंह खुल गया है, फिर नीचे को मुंह खुल गया है। अब ये कर क्या रहा है भाई साहब, ये घूम रहा है एक तरीके से, देखिए आप ये क्या कर रहा है, नीचे पहले इस तरफ था बाहर वाला, फिर ऊपर गया, फिर इस तरफ, ये इस तरफ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, ठीक है, बाहर वाला। तो अब आप अगर ये लास्ट वाले में कहाँ की तरफ मुंह खुला है, नीचे की तरफ, तो जो बाहर वाला है, अगर बाहर वाला आपका लास्ट में ऐसा है, तो अब अगर इस तरफ इसको घुमाओगे आप, इसको पकड़ घुमाइए इस तरफ घुमाइए, तो क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब बाहर वाला देखिए किसी में ऐसा है, देखिए यहाँ पर आपको मिल गया ना, ए वाले में ऐसा मिल गया, बी वाले में ऐसा मिल गया, सी में नहीं मिला, तो ये तो होगा ही नहीं होगा, और डी में भी नहीं मिला हमको, ये नहीं होगा। अब दोनों में से युद्ध चलेगा भाई साहब, इन दोनों में से कौन सा सही होगा। अब अंदर वाले के लिए आ जाइए, अंदर वाला देखिए पहले इस तरफ खुला हुआ है, फिर ऊपर की तरफ खुला हुआ है, फिर इस तरफ खुला हुआ है, फिर नीचे की तरफ खुला हुआ है। अब भाई साहब ये देखिए ये घूम रहा है किस तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, जैसे घड़ी घूमती है, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। तो जैसे घड़ी घूमती है तो मतलब क्या, ऐसा ऐसे ऐसे। तो अब ये जब नीचे आया हुआ है, नीचे अंदर वाला, तो ये कहाँ जाएगा, ये आपका इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आया था ना, लेकिन ये क्या जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये क्या कर लेगा, आपका बंद कर देगा इसको, इस तरीके से बना देगा ना, ठीक है। अब देखिए इस तरीके की इमेज बन रही है, यहाँ पर फर्स्ट वाली बन रही है ना, ए वाली, तो ए वाली आपकी इमेज क्या है, ये सही है। चेक करना चाहेंगे तो चेक कर लीजिए आंसर को, भाई साहब आंसर ए सही है, बिल्कुल सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है भाई साहब कि देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर एक डॉट आ गया और ये गायब हो गया साहब, तो यहाँ ये भी गायब हो गया, ये 2 डॉट आ गए, तो मतलब कुछ डॉट वाला भी सीन दिख रहा है ना हमें, पहले में तो फुल था। चलिए यहाँ पर एक डॉट आया, लेकिन हम देख रहे हैं इस डॉट के जस्ट सामने क्या हुआ, एक ये जो लाइन थी ये वाली, ये गायब हो गई, ठीक है, ये लाइन क्या हो गई, गायब हो गई। दूसरा डॉट आया तो इसके सामने वाली लाइन गायब हो गई, तीसरा डॉट आया तो इसके सामने वाली लाइन गायब हो गई। अब चौथा डॉट आएगा
तो क्या होगा, इसके सामने लाइन गायब हो जाएगी। देखिए इसके सामने वाली लाइन किस में गायब है, यहीं पर गायब है, और किसी में गायब ही नहीं है, इसमें गायब है, सॉरी। अब आपका क्या होगा, इन दोनों में चलेगा युद्ध, ये दोनों तो होंगे ही नहीं भाई साहब। तो कभी अगर लगाना चाहते हैं तो इतनी अगर आपके पास दिमाग है ना, लगा के आए तो 50% चांसेस रहेंगे आपके गलत होने के, मैं बता रहा हूँ सही, इतना दिमाग तो लगाया करिए, ठीक है। अब ये साहब क्या कह रहे हैं कि भाई साहब जैसे ये जब गायब हो रहा है तो इस तरीके से ये भी गायब कर दे रहा है इसके आगे वाला पोर्शन, ठीक है। चलिए, और इसके जस्ट बगल में एक डॉट आ जा रहा है, यहाँ देखिए डॉट तो यहाँ पर आ गया साहब, लेकिन यहाँ डॉट नहीं आया, यहाँ डॉट क्या कर दिया, उल्टे में कर दिया, जिस तरफ गायब हो रहे हैं उसी तरफ डॉट लगा दिया, लेकिन यहाँ पे डॉट कहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट वाले में कहाँ डॉट आता है, यहाँ डॉट आता ना, तो यहाँ देखिए यहाँ डॉट इन्होंने क्या है, यहाँ इसमें तो लगाया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ लगा दिया है। तो आपका क्वेश्चन कौन सही होगा, ए ही सही होगा, ठीक है। ऐसा चेक कर ले हम लोग, देखिए ए यहाँ पर सही है, ठीक है। एकदम इजी है, कोई इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको, बस ये तो एक एक सेकंड, मेरे ख्याल से 10 से 20 सेकंड की क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये छोटा हिस्सा इस तरफ है, बड़ा हिस्सा इस तरफ है, एक इसमें बीच में ये है, डंडी है जो टेढ़ी है, और एक फिर हॉरिजॉन्टल है इसमें, लेकिन बड़ा हिस्सा इस तरफ है, छोटा हिस्सा, बड़ा हिस्सा इस तरफ है, छोटा हिस्सा इस तरफ है। वो क्या आ रहा है कि देखिए ये पहले ऊपर जा रही है, फिर बीच में आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं भाई साहब। ये ऊपर गई, फिर बीच में आई, फिर ऊपर गई, अब फिर इसका कितना मतलब बीच में ही आएगी। अब बीच में देखो है कहीं पर, ये देखो बीच में यहाँ भी है, बीच में यहाँ भी है, बीच में यहाँ भी है, ये तो होगा ही नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया ना। अब इन तीनों में से हमें देखना है क्या होगा। ये साहब क्या कर रहे हैं कि ये बड़ा हिस्सा इस तरफ है, लेकिन जब ये देखें कि ये नीचे आ गया, ठीक है, तो ये बड़ा हिस्सा इस तरफ हो गया, लेकिन जैसे ये ऊपर गया बीच में खाली हुआ तो बड़ा हिस्सा क्या इस तरफ आ गया। अब जब दोबारा दोनों नीचे आए तो ये फिर इस तरफ हो गया। अब मैक्सिमम चांसेस क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं ये फिर से अपने क्या हो जाएगा, जो आपका ये ओरिजिनल है ये ऊपर जाएगा जब, तब भी ये इसी रूप में ही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, ये इसी रूप में ही रहेगा। तो यानी ये जो चीज़ें हैं ये जब कब चेंज हुआ, जब ये बीच में आया था, क्या आया था, बीच में आया था ना। और ये इसलिए मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ये आपको पूरा इरेज कर दूँ मैं, इरेज लिंक ऑन साइड, चलिए ठीक है, पूरा इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए तीसरा वाला तो क्लियर हो गया था ना भाई साहब, ये वाला तो ये बीच में आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं होगा, इन्हीं और इनमें और इनमें, इन्हीं तीनों में से कोई एक होने हैं, ठीक है। चलिए इन तीनों में से जो एक होने हैं, तो उसमें हमने आपको ये बताया था कि जैसे ये आपका क्या नीचे आ रहा है, देन क्या हो रहा है, ये आपका क्या आया है, बीच में आया है, ये वाला पहला वाला पोर्शन, फिर ऊपर चला गया है, ठीक है, फिर क्या आया है, बीच में आया है। लेकिन जब बीच में आया था तो पहले इसने अपनी पोजीशन क्या सेम रखी थी, बाद में पोजीशन चेंज कर ली थी, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो क्या रखेगा, अपनी पोजीशन को सेम ही रखेगा, ठीक है। तो अगर अपनी पोजीशन सेम रखेगा तो कहाँ कौन सा सही होना चाहिए इसमें से, देखिए ये वाला अब हट गया, ये क्या रहेगा, अब ये और ये चलेगा, ठीक है। अब आपका देखिए ये भी सेम पोजीशन है और ये भी सेम पोजीशन है। अब आपने नीचे वाले के लिए, नीचे वाला देखिए लगभग ये किस पोजीशन में है, इसी पोजीशन में है। उसके बाद जब दोनों आए बीच में, ठीक है, जब ये बीच में रहता है ये, तब ये अपनी किस पोजीशन पे रहता है, इस पोजीशन पे रहता है। जब बीच में है तो इस पोजीशन पे है, तो जब ये भी बीच में आ जाएगा फिर से, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही चला जाएगा, इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे कौन सा है, ये देखिए ये ऐसा ही होगा, ठीक है। यहाँ से कौन सही होगा, ये वाला मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, ये देखिए दोनों को अपनी इसको क्या कर दे रहा है, डुप्लीकेट पोजीशन पे ला दे रहा है। तो मेरे ख्याल से बी सही होना चाहिए इसमें, ठीक है। देख लेते हैं आंसर को एक बार क्या होगा, आंसर बी सही होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि होगी, हो क्या रहा है कि भाई साहब ये देखिए ये जो हो रहा है ना, जब ये बीच में है तब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, तो जब दोबारा से बीच में आएगा तो ये क्या आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे था, यहाँ भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे था, और जब दोबारा से फिर बीच में आएगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए तो बी आपका सही है। 30 नंबर आखिरी क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें क्या है भाई साहब कि ये चारों को हमने अलग अलग ले लेते हैं। पहले इसको देखते हैं, ये साहब चेंज हुए हैं, यहाँ चेंज हुए हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है भाई साहब, यहाँ चेंज हुए, उसके बाद फिर ये चेंज नहीं हुए, ठीक है। यहाँ पर फिर सेम वैसे ही है। इन साहब को देख लेते हैं, देखिए ये तो भाई साहब इसमें सेम रहा, फिर यहाँ चेंज हो गया, ठीक है। ये भी चेंज हो गया अपना, ये तो डाउन 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 अप अप अप, यानी ये भी चेंज हो चुका है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये चेंज हो गया ना अपना, ये क्या किए हैं, ये देखिए ये भी अपना एक बार चेंज कर चुके हैं अपना, ये अपना नीचे वाला पोजीशन क्या है, चेंज हो चुका है ना। लेकिन तीनों में सेम है पोजीशन, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है। देख रहे हैं ना, इसकी पोजीशन क्या है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, सॉरी इसमें चेंज किया ना इसमें पोजीशन। नीचे वाला जो था इसने भी अपनी पोजीशन को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है,
सिर्फ आपका ये वाला जो बंदा है, ये वाला, इसने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की अभी तक, क्योंकि ये सब कुछ सेम दिख रहा है ना। यानी अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, नेक्स्ट वाले में ये होगा कि ये अपना ये भी चेंज करेगा। चेंज करेगा कैसे, ये देखिए, ये जो सीधे आ रहे थे ना, ये दोनों क्या कर रहे हैं कि हमेशा इन्वर्टेड हो जा रहे हैं, उल्टे हो जा रहे हैं। एक मिरर व्यू, इन्वर्टेड, उल्टे, ये अंदर चला जा रहा है और दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। देखिए ये भी है ना, क्या हो रहा है, ये अंदर चला जा रहा है, यहाँ देखिए, और उल्टे तरफ चला जा रहा है। ये भी देखिए कैसे हो रहा है, ये भी अंदर चला गया एक तो, और उसके अपोजिट चला गया। तो जब ये बंदा चेंज होगा, ये तीनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी मैं अगर बात करूँ, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, लेकिन जो ये चेंज करेगा तो ये क्या करेगा, ये उल्टा जाएगा। पहली चीज तो ये क्या करेगा, अंदर आएगा, लेकिन ये क्या करेगा, उल्टा, वो दूसरी तरफ जाएगा, तो यानी ऐसे बनेगा। ये पहले इसको हम देखते हैं, ये वाला कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये वाला देखिए आपको क्वेश्चन लगभग ये तो होगा ही नहीं होगा, ये मिल गया। लेकिन तीनों क्या रहना चाहिए, सेम रहने चाहिए। तीनों सेम है, मेरे ख्याल से ए सही होगा आपका। ठीक है, चेक कर लें सर इसको, क्या आंसर ए सही है, बिल्कुल ठीक है। बच्चों अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा से भी एक प्रयास करूंगा आपको एक बार समझाने का। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में ना आई हो। देखिए यहाँ पर ये मुझे जैसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आया होगा, यहाँ पर सबने अपनी अपनी पोजीशन चेंज की है, लेकिन इसने अपनी पोजीशन नहीं चेंज की थी। ठीक है, और ये चेंज कैसे कर रहे हैं कि ये जो इन्वर्टेड जा रहे हैं, ठीक है, अगर इसके पास मिरर रखिएगा आप, तो ये इमेज यहाँ बनेगी और ये क्या बनेगा, उल्टे साइड बनेगा, यही तो होगा। तो एक तरीके से हम अगर इसको देखें तो ये क्या कर रहा है, ये अंदर की जो तरफ बना हुआ है, ये बाहर की तरफ बन रहा है, दूसरे साइड में बन रहा है। तो इसीलिए हमने इसको इसी बेस पे किया कि तीनों सेम रहेंगे। अब ये इसकी बारी आई भाई साहब चेंज करने की। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और आप हमें क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को, क्योंकि अगर आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे, इससे हमें थोड़ा सा हमारा मोरल बूस्ट होता है, जिससे हम आपके लिए और भी कई सारी सीरीज लेकर के आते हैं। आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपने जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी इससे कुछ हेल्प मिल सके। आई होप मैंने आपको कुछ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सहायता दी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।